हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे। मैं चाहता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। So my dear students, in this video we are going to do the, आप कह सकते हैं, वन शॉट सुपरविजन मैराथन ऑफ दी इंडियस, दैट इज इंडियस 23 बोरिंग कॉस्ट। एक बहुत ही आसान सा आपके पास में ये वाला स्टैंडर्ड है, एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। यस, एंड जो भी इसके बेटा नोट्स होंगे ना, जो मैं यहाँ पे आपको बात करूंगा, चाहे कॉन्सेप्ट नोट्स है, क्वेश्चंस वगैरह के सॉल्व वगैरह की सारी बातें आएगी, वो मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया प्रीवियस वीडियोज में भी कि वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी आपके स्पिन कर रखा है बेटा एक टेलीग्राम का लिंक। वहीं पर आप अपने पास में क्लिक करेंगे, वहीं पर मैं आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहीं पर आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। सो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ साथ आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते जरा इसकी रिवीजन को। तो बेटा हमारे पास आ रहे हैं इंडेक्स 23, दैट इज बोरिंग कॉस्ट। बहुत ही आसान सा है। नाउ ये स्टैंड हमें बताने क्या चाह रहा है, ये स्टैंड बताने जा रहा है कि जो बोरिंग कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। तो सर सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है ना कि बोरिंग कॉस्ट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बोरिंग कॉस्ट? तो बोरिंग कॉस्ट जनरल मीनिंग आ रहा है कि जब हमने पैसा बोरो किया तो उसके ऊपर जो आपका खर्चा लग रहा है, प्राइमरीली मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया तो उसका सबसे मेजर क्या होगा सर? इंटरेस्ट। पर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कहते हैं इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट विच आर इंकर्ड बाय एंटिटी इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड। तो अदर कॉस्ट भी आती है, लाइक कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह आपके पास आ जाती है, या लेट्स से हम बोलते हैं जैसे डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं ना, डिस्काउंट पे इशू करे तो वो भी आता है। तो उसका मेरे पास क्वेश्चन कराएगा। देखो प्राइमरीली हमेशा हम इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं, पर उसके अलावा भी आता है। फॉरेन से बोरिंग वगैरह ली तो एक्सचेंज डिफरेंस भी आता है, उसका मेरे पास अलग से ट्रीटमेंट वगैरह भी आएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इंटरेस्ट इन दी अदर कॉस्ट जो एंटिटी इंकर करती है इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स, वो होती है बोरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। नाउ स्टैंडर्ड पूरे का पूरा बेटा एक प्रिंसिपल पे है जो स्टैंडर्ड बनने का कारण है। वो कहता है हम यहाँ पर जब बोरिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेटा इंकर विद रिस्पेक्ट जो हम बात करेंगे, एक होता है क्वालिफाइंग एसेट, एक होता है आपके पास नॉन क्वालिफाइंग एसेट विद अदर देन क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है ना। तो हम ये बोलते हैं बेटा अगर हमारे पास में क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग कॉस्ट इंकर करी जा रही है तो उस केस के अंदर में जो बोरिंग कॉस्ट होगी ना वो आपके पास क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? वो कहता है जी क्वालिफाइंग एसेट का मतलब होता है एक ऐसे एसेट जिसे बनने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, मतलब उसे बनकर तैयार होने में, मैं इस्तेमाल करूंगा, बेचूंगा, कल को इन्वेंट्री भी हो सकती है, पर जिसे सब्सटेंशियल पीरियड लगना है। सर सब्सटेंशियल पीरियड मतलब कहता है कि आपके पास में जिसे रीजनेबल अच्छा खासा समय लगना बनने के लिए। हाँ, इसके लिए कोई यहाँ पे लिमिट नहीं डिफाइन कि 12 महीने ही है, आपके सोने को 8 महीने भी सब्सटेंशियल पीरियड होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, ठीक है ना। इंडेक्स 23 कहीं पे स्पेसिफाई नहीं करता हो तो जजमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, जिसे बनने में समय लग रहा है, तो आपके पास पीपी हो सकता है, आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, इन्वेंट्री भी इवन हो सकती है, बोला ना, फॉर यूज या सेल, ठीक है ना। जिसकी कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन में क्या लग रहा है? सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते हैं, मींस जो जिस दिन खरीदे उसी दिन मान लीजिए वो रेडी फॉर यूज है। अब मैं फर्नीचर खरीदा लेके आया, मशीनरी मैंने बनी बनाई अपने पास ली है, ठीक है ना, वो रेडी टू यूज है सेम डे पे। तो आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट जो हम बोलते हैं, एसेट विच आर रेडी फॉर यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड, जिस दिन खरीदे उस दिन रेडी टू यूज है, तो आपके पास वो क्या कहलाए जाते हैं? आपके पास नॉट क्वालिफाइंग एसेट, मींस अदर देन क्वालिफाइंग एसेट। नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट जो मैंने आपको अभी बोली थी? ट्रीटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बोरिंग कॉस्ट किससे रिलेटेड है आपके पास, क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, वो उसी के में कैपिटलाइज होंगे, उसी की कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। और जो बोरिंग कॉस्ट बाकी हो जाती है वो पीएनएल में खर्चे के रूप में जाती है, पीएनएल में खर्चे के रूप में आती है। दैट इज सिंपली टू से, अगर हमारे पास क्वालिफाइंग एसेट के लिए बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है तो कैपिटलाइज होती है, एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। मान लीजिए मैं लोन लेके, मैं एग्जांपल की पूरी बात करूं, लोन लेके बिल्डिंग बना रहा हूं, तो जो लोन का इंटरेस्ट है बिल्डिंग की कॉस्ट में, तो जो भी बिल्डिंग के ऊपर खर्चा लग रहा है वो तो आएगा ही, पर जो लोन का इंटरेस्ट है बेसिकली वो बोरिंग कॉस्ट है, वो भी आपकी बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि बिल्डिंग को बनने में समय लग रहा है, मान लीजिए तो क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसके बोरिंग कॉस्ट में बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड होगा, वो स्टैंडर्ड हमें बता रहा है। और जो अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है वो कहां जाता है? वो कैपिटलाइज नहीं होता, वो पीएनएल में जाता है, वो आपके पास पीएनएल में जाता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात आती है बेटा हमने शुरू कब से करनी है कैपिटलाइजेशन, हमने शुरू कब से करनी है? तो कहते हैं 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होगी ना तभी आपकी कैपिटलाइजेशन चालू होगी, जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होगी। तो जब तीनों पूरी होनी होती है और अलग अलग डेट्स है तो ऑब्वियसली बात हुई, जब तीनों कब पूरी होगी? जब तीनों में पूरी होने का मतलब जब सबसे लेटर होगा। 3 कंडीशंस क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन दी क्वालिफाइंग एसेट हैज बीन इंकर्ड, मतलब खर्चा एसेट पे आपने करना चालू कर दिया, एसेट पे एक्सपेंडिचर करना चालू हो चुका है। बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इंकर्ड, मतलब ऑब्वियसली हमने लोन लिया, मान लीजिए मैं अपना ही पैसा लगा के अगर बिल्डिंग बना रहा हूं तो ऑब्वियसली मैंने जब लोन ही नहीं लिया तो फिर किस बात की बोरिंग कॉस्ट? तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा नोशनल इंप्यूटेड कॉस्ट, अगर मैं लोन लेता तो इतना ब्याज बनता ऐड कर दो, नहीं, एक्चुअली में बोरिंग कॉस्ट इंकर होनी चाहिए, एक्चुअली में लोन लिया है जिसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट हो रही है इंकर, ठीक है ना, बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है। फिर एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट हैज स्टार्टेड, मतलब आपके पास काम चालू हो चुका है,
मतलब एसेट पर काम चालू हो चुका है, एसेट को बनने के लिए खर्चा आपके पास लगना चालू हो चुका है और आपका एक्चुअली बोरिंग कॉस्ट है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात बोलते हैं, वो सिर्फ एक क्वेश्चन में जाके रोल प्ले करती है कि जब हम बोलते हैं ना एक्टिविटीज नेसेसरी, वो आपके चालू हो चुकी है, तो सच एक्टिविटीज इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल वर्क, सिर्फ ये नहीं कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन चालू होनी चाहिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स आप लोगों के पास में बेटा टेक्निकल वर्क या कोई लीगल एंड रजिस्ट्रेशन वर्क, साइट प्रिपरेशन प्लानिंग कर, वो भी कवर होता है। मतलब वो भी तो काम आपके पास जरूरी है ना, जिससे हम बस फिजिकल कंस्ट्रक्शन चालू कर सकें, तो वो भी आपका कवर होता है, वो भी एक्टिविटीज का पार्ट है। तो काम चालू हो चुका है, खर्चा इंकर कर चुका है और बोरिंग कॉस्ट लिए, तो आपके पास कैपिटलाइजेशन चालू कर देंगे। सिंपल सी बात है, हमारे पास तो क्वेश्चन में जनरली एक ही डेट दे रहा होता है तो दिक्कत नहीं आती। हाँ, अलग अलग आते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने पास में ध्यान रखना पड़ता है, तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है ना। इसमें बेटा हमारी अगली चीज और अब अहम चीज आने जा रही है, प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना, विच इज बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो बेटा यहाँ पर में हमने दो प्रकार से बोरिंग बांटे, एक होते हैं स्पेसिफिक बोरिंग, एक होती है जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है ऐसी बोरिंग जो हमने स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही ली है। तो बिल्डिंग अगर बनाना तो बिल्डिंग बनाने के लिए ही लोन लिया है, तो फंड्स अगर बोरो स्पेसिफिकली करे गए हैं तो हमारे पास में बोली जाती है स्पेसिफिक बोरिंग ली गई है। उस केस में हमें कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, फॉर्मूला वगैरह लिखा है, पर उसे एग्जाम्पल समझते हैं, तो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी किसकी बात करें, स्पेसिफिक बोरिंग की। मान लीजिए बेटा मैंने लोन लिया है 1 अप्रैल को 10 करोड़ रुपए का 15% पर एनम पे बिल्डिंग बनाने के लिए। काम चालू हो गया था आपका कब से, 1 अप्रैल से, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई, 31 मार्च को साल के लास्ट, तो पूरे 12 महीने काम चला, पूरे 12 महीने काम चला। कंपनी ने इन्वेस्ट करे आइडल फंड्स और उस पर अर्न करे 4 लाख रुपए। ये क्या होता है, देखिए ऐसा होता है बेटा, मैंने लोन तो आज ले लिया, बिल्डिंग बनानी चालू कर दी, क्या ऐसा होगा कि सारा खर्चा बिल्डिंग पे एक दिन कर दोगे, ऐसा नहीं होगा ना आपके पास, तो हौले हौले करके बिल्डिंग पे खर्चा होगा। तो अब आपके पास मान लो कुछ पैसे आपने 3 महीने 4 महीने बाद जाके यूज करे, तो जितने महीने वो पैसे आपने अनयूटिलाइज रखे, आइडल रखे, तो उसको आप क्या करते हो, आप यार ऑब्वियसली अपने पास में थोड़ा सा पैसे भी तो बचा, सेविंग के बचाने की, आपका ब्याज का मीटर तो चालू हो चुका है, तो आप उसे इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर इनकम कमा लोगे, मान लो आपने एफडी करा दी उस पैसे की, तो उसके इंटरेस्ट कमाया, तो वो जो है वो होता है जब आइडल फंड्स पड़े थे उसके ऊपर इनकम कमाई। इसका क्या करना है, कह रहे बोरिंग कॉस्ट बताओ कितनी कैपिटलाइज, हमें यहाँ पे देखना है पीरियड क्या है कंस्ट्रक्शन का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 12 महीने। मेरी यहाँ पे जब स्पेसिफिक बोरिंग होती है, ध्यान सुनो, मेरी जब यहाँ पे स्पेसिफिक होना, तो जिस दिन आपके बोरिंग की कैपिटलाइजेशन चालू होनी है तब से लेके जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है तब तक का स्पेसिफिक बोरिंग का पूरे पीरियड का आपका ब्याज जो बनता है वो कैपिटलाइज होगा। तो 10 करोड़ की बोरिंग है, 15% है, 12 महीने आपके पास काम चला तो 1.5 करोड़ का आपका इंटरेस्ट बन गया, ये आपके पास में कैपिटलाइज होना है। बट अगर आपने कोई आइडल इन्वेस्टमेंट करी, आइडल फंड से जिन्हें इन्वेस्ट किया और उस पर इनकम कमाई, तो इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस हो जाएगी, 4 लाख मतलब 0.04 करोड़, मैंने उसमें लिख दिया। तो कितनी बोरिंग कॉस्ट नेट में कैपिटलाइज होगी, 1.46 करोड़, 1.46 करोड़। अच्छा, अगले साल मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे जनरल बात करूँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, वैसे पॉइंट आएगा, अगले साल बैंक वाले तो ब्याज तो लेंगे ना, लोन तो चल ही रहे, तो क्या तब भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, नहीं भाई, ऑब्वियसली जब एसेट बनकर तैयार हो गया उसके बाद की नहीं होगी ना, वो मेरा अलग से आएगा भी कि हम कब बंद करते, जब एसेट बनकर तैयार हो गया, सिंपल। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट 31 जनवरी को हो जाती और वो सब्सटेंशियल पीरियड है, तो 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक 10 महीने हो गए। अब बेटा 10 महीने का ही तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तुम्हारा 10 करोड़ 15% 10 महीने का लेना है, जब तक एसेट बनकर तैयार नहीं हुआ, जब तक एसेट बनकर तैयार नहीं हुआ तो उतना आ गया। और ये आपके पास आइडल फंड जो हमने कमाए थे वो 10 महीने में ही हमने कमाए थे, तो वो माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर हम बोले हमारा कितना बोरिंग कॉस्ट आपका कैपिटलाइज होना है, सर एक्चुअल में जितना खर्चा लगा, एक्चुअल में जितना लगा माइनस जो भी इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट हमने लेनी होती है कैपिटलाइजेशन के, रिगार्डलेस खर्चा कब कब किया, हमें डेट से मतलब नहीं होता। स्पेसिफिक बोरिंग के मतलब केस में हमें डेट से मतलब नहीं होता, अगर अलग अलग दिनों पे क्या, हमें पूरा पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होता है, ठीक है ना। जितना भी बोरिंग का अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट और कितने महीने का आ रहा है उतना आपका होगा, माइनस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, माइनस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। नाउ इसमें मैं थोड़ा सा और आपके बारीकी में जा रहा हूँ, डेट भी ले रहा हूँ। पिछले में सीधा अमाउंट लिया था, मैं कहता हूँ लोन लिया था 1 अप्रैल को 10 करोड़ का 15%, फंड्स यूटिलाइज कैसे हुए, 1 अप्रैल को 4 करोड़ का खर्चा कर दिया, पेमेंट कर दी, 1 जुलाई को जाके अब 6 करोड़ करी, बड़ी ऑब्वियसली थोड़ा लेट किया ना, मैंने बोला था हौले हौले करके करते हो, तो 2 बार पेमेंट करी, एक बार 1 अप्रैल को, एक बार 1 जुलाई को, ठीक है ना। आइडल फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं 8% पे। अब यहाँ कॉमन सेंस लगानी है, पिछले एग्जाम्पल में तो 4-4 लाख दे रहा था, मुझे खुद बताओ आइडल फंड्स कितने पड़े थे और कितने समय रहे। सर आइडल फंड्स तो 6 करोड़ ही है ना, जो इतने समय तक आइडल रहे, क्योंकि 6 करोड़ की पेमेंट तो हमने 1 जुलाई को कर दी, तो 3 महीने 6 करोड़ पे हमने 8% की इनकम कमाई, तो वो जो 4 लाख पिछले एग्जाम्पल में दे रहा था वो हम कंप्यूट कर लिया, कितने समय आइडल रहे, तो आ गया। और ब्याज जो बनेगा, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई आपका 31 मार्च का, तो पूरे साल की है, तो 10 करोड़ 12%। हमें ये नहीं करना यहाँ पर में कि 4 करोड़ और 6 करोड़ का आप ये करो कि 4 करोड़ पे 12 महीने का इंटरेस्ट लोगे, 6 करोड़ पे 9 महीने का लेंगे, नहीं। स्पेसिफिक बोरिंग पे जब चालू होगी, कमेंसमेंट चालू होगी,
जिस दिन कमेंसमेंट चालू हो जाएंगी कैपिटलाइजेशन, तब से लेके आपके पास पूरे पीरियड का आएगा जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाती। उसमें डेट का रेलिवेंस नहीं है। तभी मैंने बोला था रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द एक्सपेंडिचर, भाई वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि जब पूरे पीरियड का कैपिटलाइज कर रहे हो तभी तो इतने 3 महीने का जो ये है ये आपके पास माइनस करते हो, तभी तो ये माइनस करते हो इनकम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, तो ही तुम्हारे पास में आ रहा है कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। तो डेट का रेलिवेंस नहीं है यहाँ पे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगले वाले में रोल आएगा, अगले वाले में रोल आएगा, ठीक है ना। नाउ कम्स जनरल बोरिंग। व्हाट डू मीन बाय जनरल बोरिंग? जो जनरल पर्पस के लिए लिया गया, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही लिया गया। आपने जनरल में लोन लिया है, उस लोन से आप अपने पास मान लीजिए बिजनेस में अपने पास वर्किंग कैपिटल की यूज कर रहे हो, भाई सैलरीज वगैरह गुड्स वगैरह खरीद रहे हो, उसके लिए भी रेंट वगैरह दे रहे हो, आप अपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी कर रहे हो, कोई एसेट बना बनाया खरीद रहे हो, तो अलग अलग जगहों पे आप अपने पास में पैसे को यूज कर रहे हो। वो स्पेसिफिकली नहीं लिया कि सिर्फ इसी पर्पस के लिए आ रहा है, वो होती है जनरल बोरिंग, जनरल पर्पस के लिए। अब उसमें से हमें देखना है क्वालिफाइंग एसेट के रिस्पेक्ट में कैसे हम अपने पास निकालेंगे कि बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है। और जनरल बोरिंग एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो उसमें हम बात करते कैसे करते हैं। मान लीजिए फॉलोइंग लोन्स आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ये लोन लिए हुए हमने, एक बैंक लोन पड़ा है 12% का 10 करोड़ का, एक डिबेंचर्स भी है 9% 15 करोड़ के, और हमने फंड्स को यूटिलाइज किया बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसकी स्टार्ट डेट हुई 1 अप्रैल, खत्म हुई 31 मार्च। अब अलग अलग डेट पे खर्चा किया ना, भाई ऑब्वियसली एक दिन तो खर्चा होगा नहीं। यहाँ ध्यान से सुनना, सबसे पहले जब ये खर्चा कर रहा हूँ क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें से किया या इसमें से किया? नहीं। तो हमारे लिए हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले एक चीज निकालनी है, दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन रेट। मैं ये बोलता हूँ कि अभी तो आपके लिए 2 लोन है अलग अलग रेट पे, अगर ये एक ही बोरिंग होती तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता, क्योंकि इकट्ठे में आपका पैसा यूज हुआ ना, इन पर्पसेस के लिए इकट्ठे में यूज हुआ, तो आपको क्या करना है, इन 2 को या 3 को जितने भी दिए उनको एक बोरिंग मांगते हुए एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, एक रेट निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं, WACC, वेटेड एवरेज आपके पास में जो रेट आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज टोटल बोरिंग कॉस्ट, टोटल डिवाइड बोरिंग से डिवाइड करके। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट बनेगी 10 करोड़ 12% का ब्याज बना, 15 करोड़ 9% ये ब्याज बना, और डिवाइड बाय टोटल बोरिंग कितनी है, तो ये हमारा रेट आ जाएगा 10.2%। इट मीन्स मेरे पास अगर एक बोरिंग है 25 करोड़ की, उसका रेट 10.2% है। तो इकट्ठे में देख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा पैसा यूज हुआ। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, डेट ऑफ इंक्रिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। भाई मैंने जब खर्चा 1 अप्रैल को किया तो इसका तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा ना 12 महीने का, तो ये 4 करोड़ रेट लगाया, और फिर डेट पे भी ध्यान देने हैं, डेट से लेके कंप्लीशन डेट तक। अब ये 1 अगस्त को किया तो 1 अगस्त से ही आपके पास में आएगा ना 8 महीने का, फिर ये 1 फरवरी को किया तो ये 2 महीने का ही आएगा ना, बस ये ध्यान रखना है जनरल बोरिंग में। तभी यहां पर में कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि आप ले ही कब से रहे हो, जब खर्चा किया, वो स्पेसिफिक में होता है। जनरल में क्या करना है, एक रेट निकालना है, जिस दिन खर्चा किया तब से लेके आगे तक का आपके पास बोरिंग कॉस्ट जो बनती है वो आ जाएगी एक रेट के ऊपर, तो अमाउंट निकल के आ जाएंगे। और टोटल में एसेट की कॉस्ट कितनी होगी, सर देखो ये तो हमने खर्चा किया एसेट पे, और ये हमारी बोरिंग कॉस्ट है, तो ये टोटल मेरी कॉस्ट बन जाती है। अच्छा, कितनी बोरिंग कॉस्ट पीएल में जाएगी सर, ऑटोमेटिकली बाकी वाली। तो मेरी बाकी आपकी बोरिंग कॉस्ट जो बनती है, देखो मेरी टोटल बोरिंग कॉस्ट इतनी थी 2.55 करोड़ दोनों लोन पे, इसमें से मैं इतनी कैपिटलाइज कर रहा हूँ, तो बाकी मेरी जो जा रही है वो पीएल में जा रही है, बाकी मेरी पीएल, क्योंकि मेरे बाकी फंड्स जो है वो और पर्पसेस के लिए यूज हुए, ठीक है ना, तो इसलिए तो जनरल बोरिंग के अंदर में कोई यूसेज नहीं आता इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट का, एज वी कंसीडर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ना कि इंटायर पीरियड का, इसलिए यहाँ इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी नहीं आता है। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट जनरल बोरिंग से आ रहे हैं तो स्टेप्स आएंगे, कैपिटलाइजेशन रेट आता है वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल बोरिंग्स, ठीक है ना, जनरल बोरिंग्स जो है इनटू 100, और कैसे निकलता है, जब जब खर्चा किया था इनटू कैपिटलाइजेशन रेट कितने महीने का आ रहा है, ठीक है ना। एक कॉमन सेंस की बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपका टोटल ब्याज बनता है लोन के ऊपर 3 करोड़ और आप कहते हो मैं कैपिटलाइज करूंगा 4 करोड़? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती एक्चुअल में जितनी बोरिंग कॉस्ट इंकर हुई, कैपिटलाइजेशन का अमाउंट जितना लगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास यहां तक बात क्लियर हुई? यस। अब मैं आपके पास में यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करूंगा। सबसे पहले इसी केस में मान लीजिए डिबेंचर इशू 1 जुलाई को हुए होते, अभी क्या लिया था, हमारे डिबेंचर जो थे वो आपके पूरे साल चले, तो बेटा अब इस केस में क्या होगा, जब आप कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे ना, हमारे पास 2 है, ये वाला पूरे साल का, ये वाला आपके पास 9 मंथ्स का लोन चला, तो आपने जब कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर में 9 महीने की बोरिंग लेनी है, ब्याज तो 9 महीने का लोगे ना, और डिनोमिनेटर में भी जो वेटेड एवरेज 9 महीने का लोगे, बस ये ध्यान रख लेना। तो न्यूमरेटर में जो बोरिंग कॉस्ट ले रहे हो वो ऑब्वियसली एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट लोगे ना, रेट निकालने की बात करो, रेट निकालने की, जब कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे तो क्या है, टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेटेड बोरिंग्स, तो वो समय को तवज्जो देनी है, समय को तवज्जो देनी है,
क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग ही 9 महीने रही, तो ब्याज 9 महीने है और ये 9 महीने का ही आएगा, ठीक है ना। तो ये रेट आ जाएगा और उसके बाद तो वही करना है जो पहले कर रहे थे, जिस दिन से खर्चा किया तब से लेके कंप्लीशन डेट तक वो आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बात क्लियर हो जाती है। फिर अब अगर स्पेसिफिक प्लस जनरल बोरिंग दोनों आ रही हो, स्पेसिफिक प्लस जनरल बोरिंग दोनों आ रही हो, तो देखो 1 अप्रैल को स्पेसिफिक बोरिंग आपकी है 12% लोन है 40 करोड़ का, और ये 2 जनरल बोरिंग है, एक 1 अप्रैल की है, एक 1 जुलाई की है जनरल बोरिंग, ये अलग अलग है, डेट्स भी अलग अलग है, ध्यान से देखना। फंड्स कैसे यूज करे क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो आपका अलग अलग डेट पे खर्चा क्या है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। बेटा एक बात याद रख लो, स्पेसिफिक बोरिंग अलग है, जनरल अलग है। पहले स्पेसिफिक बोरिंग का कपड़ा वो तो लिया इसलिए था, तुम्हारा जो ये 40 करोड़ है ये पहले हम बोलेंगे इस्तेमाल हुआ। अब ये 40 करोड़ देखो, 30 करोड़ का खर्चा तो फर्स्ट डे कर दिया, इस 40 में से मैं बोलूंगा 10 करोड़ स्पेसिफिक बोरिंग का यूज हुआ ना, बाकी 30 जनरल बोरिंग का बोलूंगा यूज हुआ। बात समझे। तो एक तो आपके पास कैपिटलाइजेशन रेट पहले आपके पास ये देखो 30 करोड़ स्पेसिफिक बोरिंग का यूज हुआ, 30 करोड़ इंटू 12% है पूरे साल का। जब ये 40 में से ये 1 अगस्त को किया, इसमें से 10 करोड़ स्पेसिफिक बोरिंग का और है, क्योंकि 40 करोड़ की स्पेसिफिक बोरिंग थी, ठीक है। तो इस पे आपका महीने नहीं लेने, अभी समझाया था, स्पेसिफिक बोरिंग पे पूरे पीरियड का होता है। तो आप सीधा भी बोल सकते थे 40 करोड़ का 12%, इसका तो होना ही होना है, ये पूरा होना ही होना है। इस पे मंथ नहीं आने इसलिए लिख के काटा है ताकि भूल ना जाना। जनरल में डेट का रिलेवेंस होता है। हाँ, इसमें अगर ये बोलता कि 10 करोड़ जो 3 महीने 4 महीने आइडल रहे उस पर जो इन्वेस्टमेंट करके हमने इंटरेस्ट कमाया, तो वो माइनस कर देते हैं इसमें से, वो आइडल फंड का तभी तो आता है ना कॉन्सेप्ट। यस सर। फिर जनरल बोरिंग, जनरल बोरिंग के रेट निकालोगे। अब आपके पास ये 15% लोन है 50 करोड़ का, ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा, और ये 80 करोड़ का है 10% पर, ये 1 जुलाई को था तो इसका 9 महीने का ब्याज है, और ये 50 करोड़ है, ये 80 करोड़ 9 महीने है, तो ये बोरिंग्स आ गई डिनोमिनेटर में एवरेज, ये रेट निकल गया। अब यहाँ पे 40 करोड़ में से 10 करोड़ तो स्पेसिफिक था, वो अलग हो गया, बाकी जनरल है। इस पे क्या करोगे, रेट डेट का ध्यान दोगे 8/12। सेम तरीके से 1 जनवरी को जो आपने किया 30 करोड़ 3/12, 30 करोड़ 12%, 3/12 क्योंकि 1 जनवरी को किया, तो ये टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होती है निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते बेटा, ठीक है जी। के लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन चालू करी एक नई बिल्डिंग की, कितनी कॉस्ट की, 7 लाख की, 1 अप्रैल को। ओके, बिल्डिंग के लिए उसने बोला बेटा एक स्पेसिफिक लोन लिया है 2 लाख का, तो ये क्या होगी, स्पेसिफिक बोरिंग 2 लाख की, और ये 9% ब्याज के, तो मैंने अलग से लिख दिया। फिर उसने बोला 2 और जनरल बोरिंग्स भी है, ये 2 है बोरिंग और ये आपके पास रेट दिया, तो ये क्या है, जनरल बोरिंग। ये क्या है, जनरल बोरिंग। अब उसने बोला खर्चा कब कब किया, देखो उसने मंथ बता दिया और अमाउंट बता दिया, डेट नहीं बताई। डेट नहीं बताई तो हम अपने लिए मान लेते हैं फर्स्ट डे, ताकि आप ये बोलेंगे 1 अप्रैल को खर्चा किया, तो वहां से लेके जब तक कंस्ट्रक्शन हो रही है वो उसको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, 31 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पूरे साल नहीं चली है। तो आपका 1 अप्रैल से जब आप लेने की बात भी कर रहे हो तो आपका पीरियड 10 महीने का है, जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 महीने है, तो 10 महीने का कैपिटलाइज करना बेटा जो आएगा, ठीक है ना। इंडेक्स 23 के हिसाब से बताओ कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, और जनरल एंट्री भी डाल देना। अब ध्यान से बेटा, जनरल स्पेसिफिक बोरिंग 2 लाख की है, ये जो 1.5 लाख किया ये पहले स्पेसिफिक बोरिंग का आएगा। यस सर। अब इस 2 लाख में से अगर आप देखोगे 50,000 तो मैं यही बोलूंगा ना स्पेसिफिक बोरिंग का है, वही टोटल 2 लाख है, तो वही यहाँ पे क्या हुआ, देखो आपके पास में 1.5 लाख स्पेसिफिक बोरिंग है, 1.5 लाख 9% की थी, 10 महीने का आएगा, क्यों, क्योंकि पीरियड ही 10 महीने का, तो 10 महीने का कैपिटलाइज करोगे ना, पूरा साल होता पूरा साल करते। 2 लाख में से स्पेसिफिक बोरिंग 50 की है, तो उसका 10 महीने का आएगा, मेरे लिए डेट रेलिवेंट नहीं है इसके लिए, स्पेसिफिक बोरिंग के लिए तो पूरा आ गया। आप सीधा बोल दो 2 लाख, 9% 10 महीने, मैंने तोड़ के कर दिया। अब जो बाकी है 2 लाख में से वो 1.5 लाख जनरल बोरिंग है। अब जनरल बोरिंग क्योंकि 2 थी तो उनका एक सिंगल रेट निकलेगा कैपिटलाइजेशन रेट, तो 7 लाख इंटू 12%, 9 लाख इंटू 11% डिवाइडेड बाई, अब ये अलग अलग डेट्स नहीं थी ना, बहुत कि बीच में नहीं किया था, तो टोटल बोरिंग कॉस्ट पूरे साल की, टोटल बोरिंग एक रेट आ गया निकल के इतना, ये पर एनम का रेट निकल के आता है, पर एनम का, ठीक है ना, पर एनम का रेट निकल के आ रहा है। तो अब 1 अगस्त को बाकी 150 जनरल का है, तो 150 रेट इंटू 6 महीने लोगे, 1 अगस्त से लेके 31 जनवरी तक, क्योंकि अब डेट का रेलिवेंस है। फिर 1 अक्टूबर को 3.5 लाख किया जनरल बोरिंग, तो 1 अक्टूबर से जब लोगे तो आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने, 1 जनवरी को जो किया उसका 1 महीना, ये टोटल बोरिंग कॉस्ट निकल के आ गई, कितनी कैपिटलाइज होगी स्पेसिफिक की जनरल की। टोटल कॉस्ट में क्या लोगे, जो भी चारों खर्चे किए वो तो आने ही आने, वो तो एसेट पहले बनाने में खर्चा लगा, प्लस ये जो बोरिंग कॉस्ट निकाली वही तो कैपिटलाइज होनी है, तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। नो एंट्री कैसे डालते हो जरा डिफरेंट वेज, मतलब इंस्टीट्यूट 2 तरीके से बोलते हैं, मैं तो एक और बता देता हूँ जो और ज्यादा लॉजिकल है। तो हम क्या एंट्री बोलते हैं बेटा, 31 जनवरी को डाले बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट आ गई,
टू बैंक जो आपने खर्चा किया, टू इंटरेस्ट पेबल, अगर हम ये मानते हैं इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, क्योंकि मानते भाई लास्ट ईयर पे करेंगे, वो इंटरेस्ट पेबल आ गया जो बोरिंग कॉस्ट पेबल है। अगर आप बोलते हो पे हो गया तो बिल्डिंग टू बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन हमारे पास आई से दे रहा होता है। अच्छा वैसे अगर मैं और टेक्निकली करेक्ट बोलूँ, टेक्निकली करेक्ट, तो लॉजिकली पता है यहाँ पे टू बैंक की जगह ना बिल्डिंग WIP आना चाहिए। सर ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि एक ऑब्वियस ही बात है, जब आपने पेमेंट्स करी होगी तब आपने एंट्री पता क्या डाली होगी, बिल्डिंग WIP टू बैंक रिस्पेक्टिव डेट्स पे। तो 31 जनवरी को जाके तो आप टू बैंक थोड़ी ना करोगे, तब तो आप वो रिवर्स करोगे ना, टू बिल्डिंग WIP, क्योंकि आप ऑलरेडी वो टू बैंक कर चुके हो उन डेट्स पे जब खर्चा गया, जब बन रही थी, तो अब आप क्या करोगे, टू बिल्डिंग WIP। हाँ इंटरेस्ट के लिए टू बोरिंग कॉस्ट बोल दो या टू बैंक बोल दो, अलग बात है, पे हो रहा है नहीं हो रहा जैसे भी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तरीका एंट्री डालने का। आप इन दोनों में से वैसे कोई भी डाल सकते हो, बिल्डिंग WIP वाला ही मैंने आपको बता दिया जो लॉजिकल है, ठीक है ना। अच्छा जी नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन को कराने का एक कारण है छोटा सा पॉइंट की वजह से, एक तो टेबल में नहीं दे रखा आपको जो बोरिंग्स है, और थोड़ा सा एक छोटा सा और पॉइंट है यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग वाला। 1 अप्रैल को एंटिटी ने बेटा बिल्डिंग बनाने की बात करी, उस पर आपके पास में कितना अमाउंट लगना, 22 लाख। लैंड जो बिल्डिंग के लिए थी वो एक सेपरेट है, तो लैंड अलग है और वो क्वालिफाइंग नहीं है, तो लैंड का लफड़ा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग की बात होगी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है, एंड ऑफ मार्च में, तो पूरा आपके पास में पीरियड एंड तक चल रहा है। फॉलोइंग पेमेंट्स अलग अलग डेट पे कॉन्ट्रैक्टर करेगी, डेट्स बता दी कब कब करी जा रही है, तो ये आपको बता दिया, इन थाउजेंड्स है, तो आप चाहे पूरा लिख लेना, ठीक है ना। बोरिंग जो दे रखी है वो कैसे है, करेक्ट 10% वाला सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेसिफिकली दिया, स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफिक बोरिंग है, जिसका ईयर एंड पे अमाउंट पे कितना आउटस्टैंडिंग है, 7 लाख की बोरिंग है। अब 7 लाख की बोरिंग है 10% वाली, ये स्पेसिफिक है, उसने साफ लिख दिया। इस पे इंटरेस्ट बनता है 65,000 इंकर्ड ऑन दी बोरिंग, और इंटरेस्ट इनकम 20,000 का हमने कमाया जब वो एंटिसिपेशन में, मतलब पेमेंट लेट करी, हौले हौले करी, तो हमने इंटरेस्ट कमा लिया ना। तो हम क्या करते हैं स्पेसिफिक बोरिंग में, इंटरेस्ट जितनी स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट इंकर्ड है माइनस जो आपके पास में जो बोरिंग कॉस्ट है माइनस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, तो 65 माइनस 20 करना होगा, 65 माइनस 20 करना होगा, ठीक है ना, जो आएगा। ये दो जनरल बोरिंग से यहाँ पे, तो ये 12.5% वाली है 10 लाख की, ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग रही। 10% वाली 15 लाख की 1 अप्रैल से लेके पूरे साल ये भी आउटस्टैंडिंग रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास बेटा एक तो कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा, देखो तो 10 लाख की थी 12.5% है पूरे साल है, और 15 लाख की है 10% है, तो इनका कैपिटलाइजेशन रेट निकल के आ जाएगा 11%, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकालोगे ना, डेट से ध्यान से आना, ये 200 मतलब इन 1000 से 2 लाख हो गया। हमारी स्पेसिफिक बोरिंग थी बेटा 7 लाख की, तो ये 2 लाख तो स्पेसिफिक का है। अच्छा बाकी जब अगली बार में 6 लाख लगा, उसमें से 5 लाख स्पेसिफिक का हो गया ना भाई, टोटल क्योंकि 7 लाख है, टोटल क्योंकि 7 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग है, इसलिए आपके पास ये हो गया, और बाकी फिर 1 लाख जनरल आएगा। तो हमने क्या बोला, 2 लाख की स्पेसिफिक और अगली 6 में से ही 5 लाख स्पेसिफिक बोरिंग है। अब इन दोनों के लिए प्लीज अब ध्यान से सुनना, यहां आपने ये नहीं करना कि आप जो भी कर रहे हो इंटू 10% करो, आपने इंटू 10% नहीं करना। क्यों? लॉजिकली देखोगे 7 लाख पे 10% 70,000 का इंटरेस्ट बनता, और क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट अगर 65 है तो 65 है, हमने नहीं लड़ने का, वो 65 ना लिखता, फिर मैं 70 लेता और 70 में से 20 माइनस करता। जब लिख दिया 65 है, होना चाहिए था बट इग्नोर कर दिया, क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन है, क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन है तो 65 ही रहेंगे, और माइनस इनकम और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट दोनों का इकट्ठे करके लिख दिया 45। बाकी में अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो खर्चा किया 6 लाख में से 5 लाख स्पेसिफिक था वो अलग हो गया। जो जनरल वार है उसके लिए क्या लेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है, 30 जून से लेके लास्ट तक 9 महीने हो गए। 31 दिसंबर को 12 लाख किया, इस पे 3 महीने हो गए। रेट कौन सा आ रहा है, जो एवरेज रेट है, ठीक है ना। 31 मार्च को किया लास्ट डे, तो बेटा ऑब्वियसली जीरो हो गया, ये तो लास्ट डे इंकर करा ना, तो ऑब्वियसली आपका जीरो हो गया। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। इस क्वेश्चन को कराने का एक ही पॉइंट था, जो बाकी पॉइंट सीखे वो तो थी, पहले स्पेसिफिक फिर जनरल, स्पेसिफिक में डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल के लिए एवरेज रेट निकालते हो, वो सारी चीज आई। एक छोटी सी चीज थी, स्पेसिफिक का टोटल इंटरेस्ट दे दिया था कितना बनता है, तो रेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 7 लाख का 10% वो इग्नोर किया गया, ठीक है ना, और इनकम ऑन टेम्परेरी डिफरेंस माइनस होना था। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, डेट्स में मतलब थोड़ा सा आपको जो है वो खेला खेली हो रही है, ठीक है ना, हाँ तो उस पर ध्यान देना, पेपर का क्वेश्चन है। एनटीडी ने बिल्डिंग आपके पास कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेटा कमेंसिंग ऑन 1 सितंबर 18, तो 1 सितंबर से काम चालू हो रहा है। कंटिन्यू कब तक होगा, 31 दिसंबर 18 तक, मतलब इस साल तो 4 महीने चलेगा ही। एंड एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड अ ईयर, मतलब उसके बाद भी चलता रहेगा, उसके बाद मतलब अगले साल तक चलता रहेगा, जो कि सब्सटेंशियल प्रोडक्ट है। इस पे जो खर्चे लग रहे हैं उसने बोला हर महीने के बिगिनिंग पे लग रहा है, 2 लाख रुपए सितंबर में लगा, 4 लाख रुपए आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगा, ये उसने बताया खर्चा कितना कितना लग रहा है बनाने में। मेन इसमें जो बात आ रही है वो रेट निकालना है, इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली में रेट निकालना है, कैपिटलाइजेशन रेट जनरल बोरिंग का। तो ऊपर तो खर्चे बता रहे, तो इसका रोल नहीं है, हमें तो बोरिंग देखनी है, रेट देखना है कौन सी रेट है। एंटिटी ने कोई भी स्पेसिफिक बोरिंग नहीं ली,
तो नो स्पेसिफिक बोरिंग, नो स्पेसिफिक बोरिंग, ओके। बट उसने फाइनेंस कॉस्ट इंकर करे जनरल बोरिंग पे, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी ने इशू करे थे 9% डिवेंचर्स 30 लाख की फेस वैल्यू वाले। तो एक तो 9% डिवेंचर है बेटा आपके पास 30 लाख की फेस वैल्यू वाले, तो पूरे साल ही चल रहे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने ना यहाँ पे बोला था कि 31 दिसंबर और एक्सपेक्टेड टू गो पीरियड, तुम्हारे लिए ना assumption ये है कि साल हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर पे खत्म हो रहा है, तो ये तो पूरे साल ही आपके पास रही जो डिवेंचर है। फिर आपके उसने बोला एक ओवरड्राफ्ट भी लिया हुआ है 4 लाख का, जो इंक्रीज कर दिया था 8 लाख में दिसंबर में। तो ओवरड्राफ्ट के बारे में क्या बोला, 10 महीने तो 4 लाख की आपका अमाउंट रहा बोरिंग का, दिसंबर के महीने में आपने वो 8 लाख कर दिया था, क्योंकि उसने बोला ना 4 लाख था पर 8 लाख हो गया दिसंबर में। अच्छा, इसका इंटरेस्ट में और मजे, इंटरेस्ट रेट में कह रहे हैं इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट पे था 12% था अक्टूबर तक, ध्यान देना अक्टूबर तक रेट 12% था और उसके बाद 15 हो गया। तो रेट जो है ना वो सितंबर, मतलब क्योंकि 1 अक्टूबर बोला तो 30 सितंबर तक 12 है और लास्ट 3 महीने 15 रहा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान कर रखना है, क्वेश्चन मांगी कैपिटलाइजेशन रेट रहा है बस, तो आपके लिए क्या होता है टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल बोरिंग। जब टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, देखो डिबेंचर्स का तो पूरा आएगा पूरे साल 30 लाख पे 9% पूरे साल का, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन सारा गेम ही बैंक ओवरड्राफ्ट वाले में। तो ओवरड्राफ्ट वाले में बेटा प्लीज समझो, आप ये मत बोलना इस पे सीधा 12 लगा दोगे, नहीं, क्योंकि आपके से 9 महीने तक था 12% अमाउंट 4 लाख था, तो 4 लाख पे 12% 9 महीने चला, फिर आपके पास रेट ही 15 हो गया, पर वो कितने महीने लोगे, 2 महीने लोगे ना, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि दिसंबर में जाके तो अमाउंट ही 8 हो गया, तो 2 महीने का हमें अलग करना पड़ा 15% लेके 2 महीने अक्टूबर और नवंबर, और फिर दिसंबर के महीने में आपका अमाउंट ही 8 लाख हो गया, 15% 1 महीना। तो बस वो हो रहा है कि इसमें रेट 9 महीने और 3 महीने है, बोरिंग 11 महीने और 1 महीने। तो ये देखो बोरिंग आपके पास है ये 1 महीने, और रेट यहाँ 12 था, ये 15 था, ये 15 है, तो ये 9 2 1 करके ऐसे करके आया, तो ये टोटल बोरिंग कॉस्ट आई सब करके। और जब डिनोमिनेटर बोरिंग्स लोगे तो उसमें भी वेटेड एवरेज करना मत भूलना, उसमें बस हम क्या बोलते हैं आपके पास में बेटा ये वाली चीज़ हट जाती है रेट वाली, जब आप डिनोमिनेटर में लेते हो तो सिर्फ अमाउंट और समय को तवज्जो देनी है। तो ये तो अमाउंट 30 लाख ही था, ये तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा, ये 4 लाख 11 महीने चला और उसके बाद ये 8 लाख 1 महीना चला, तो डिनोमिनेटर आ गया, ये हमारा रेट निकल के आ जाएगा। और ये रेट पर एनम होता है, रेट पर एनम होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि पूरे साल के हिसाब से ले रहे हो। अब आपने जब जब खर्चा किया, अब ये एक्स्ट्रा था, सेवा था, क्वेश्चन मांगा नहीं था, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। पर अगर बोलता कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, तो बेटा उसने बताया था कब कब खर्चा किया, 2 लाख सितंबर में था, 4 लाख 3 महीने किया, तो आप क्या करते 2 लाख रेट 4 लाख और वो 1 सितंबर को क्या और 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो 4 महीने का होता, फिर 3 फिर 2 फिर 1, वो ऐसे निकलता, ठीक है ना। वो अगर बोलता कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है बोरिंग कॉस्ट, तो हम करते, मांगा नहीं था, मांगा रेट था, बोनस मार्क्स से थोड़ा सा बस ध्यान वो बैंक ओवरड्राफ्ट वाले पे देना था कि उसका 9 महीने तक रेट अलग था, उसका चेंज हो गया, तो पर अमाउंट जो था वो 11 महीने बाद हुआ था, तो बस ये वाली चीज पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। और वेटेड एवरेज वाले पे यहाँ पे ध्यान देना है, 11 महीने वहां तो अमाउंट ही देखना है, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। यहाँ पर मैं ये 2 एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम सीखते हैं। निका लिमिटेड ने एक टर्म लोन लिया था कितने का, 620 लाख का, किसके लिए, रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फैक्ट्री के लिए 1 अप्रैल को। प्लांट और मशीनरी खरीदी के अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट कब हो रही है, 30 अप्रैल 2 को जाके, तो बेटा 1 अप्रैल 1 को लोन ले रहे हैं और वो कब कंप्लीट हो रहे हैं, अगले साल जाके 30 अप्रैल को, तो ऑलमोस्ट 13 महीने का समय लग रहा है इसमें, 13 महीने का टाइम लगा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर 510 लाख का, तो हमने इंस्टॉलेशन पे कर लोन तो 620 का लिया था, फिर 510 का इंस्टॉलेशन पे किया। 54 लाख का हमने एडवांस भी दिया सप्लायर्स को एडिशनल एसेट्स के लिए जो 25 अप्रैल को खरीदे, 54 लाख हमने एडवांस दिया था उन्हीं सप्लायर्स को जिनसे हम एडिशनल एसेट्स खरीदे वो इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए, ठीक है ना, जो इंस्टॉल इसी 30 अप्रैल को हो रहे जाके। और बाकी लोन हमने वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब बिजनेस के आम पर्पसेस के लिए, आम खर्चों के लिए, ठीक है ना। तो 3 जगह पे पैसा यूज हो रहा है, 3 जगह पे पैसा यूज हो रहा है। तो अब देखोगे तो ये 3 जगह पे 620 लाख आपके पास यूज हो रहा है, 3 जगह पे, ठीक है ना, 3 जगह पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, मैनेजमेंट जो है 12 महीने को मानते हैं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज। वो कहते हैं हमारे लिए हमने डिसाइड कर रखा है, ये पहली बार क्वेश्चन बोल रहे हैं, जल्दी तो हमारे लिए क्या होता है, वो जो भी बोलता है वही एक तरह सब्सटेंशियल पीरियड होता है, इट कैन बी 10 मंथ्स, इट कैन बी 12 मंथ, जो भी है। यहाँ पर बोला है कि हमारे लिए 12 महीने सब्सटेंशियल है, तो सर फर्क क्या हो गया, वो तो 12-13 महीने लगे तो सब्सटेंशियल है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, हाँ बात ठीक है। एक और केस इसमें है तो इसके लिए मुझे बताना पड़ रहा है, यहाँ मैनेजमेंट मान रही है कि 12 महीने ही सब्सटेंशियल पीरियड है, ठीक है। कंपनी ने टोटल में इंटरेस्ट पे किया 68.2 लाख इस पूरे साल में, इस लोन पे इतना इंटरेस्ट दिया। देखो रेट नहीं दे रहा, अमाउंट दे दिया, तो आप रेट निकालना चाहो तो रेट निकाल लो, या आप इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनेट कर लेना। इस साल में इन द अबव लोन
अकाउंटेंट एडवाइस मांग रहा है कि जो इंटरेस्ट पे किया उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, पहले यहाँ तक बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर में अगर आप देखोगे हमारे पास 3 जगह पैसा यूज हुआ है। अब इसमें से हमें बस ये जानना होता है ऐसे क्वेश्चन में जब एलोकेशन दे रहा है कौन सा क्वालिफाइंग एसेट के कौन सा नॉन क्वालिफाइंग, क्योंकि आपके पास सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है जो कि आपके पास 13 महीने और सब्सटेंशियल 12 महीने हैं, तो उसकी वजह से आपके पास में जब 13 महीने लगे तो ये क्वालिफाइंग एसेट हो गया। और ये जो एडवांस दिया ये भी क्वालिफाइंग है क्योंकि वो वर्ड बोला एडिशनल एसेट्स, और जब वो बोलता है एडवांस, भाई हमने तो एडवांस दे दिया, खर्चा इनकम और इंस्टॉलेशन बाद में हो रही है। तो बेटा हम यहाँ पर में इंडेक्स 23 गिव्स तवज्जो, गिव्स इंपॉर्टेंस टू द प्रेफर कैश बेसिस एंड नॉट एक्रूअल। खर्चा जो एक्रूअल, क्योंकि यार एक्चुअली में हमने लोन लिया और लोन लेके पैसा तो दे दिया ना आगे, तो ऑब्वियसली बात है हम इसलिए यहाँ पे कैश बेसिस बोल रहे हैं। तो हमारी कैश बेसिस के हिसाब से ना कि जब एक्चुअली मान लीजिए खर्चा एक्रू हो रहा है, बिल आ रहा है, हमने पेमेंट कर दी तो हमारे लिए उसके वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपका जो एडवांस दे रहा है भी क्वालिफाइंग एसेट हो गया, दोनों क्वालिफाइंग। वर्किंग कैपिटल वाला तो ऑब्वियसली नॉन क्वालिफाइंग है। अब आप रेट निकाल लो या प्रोपोर्शनेट कर लो। प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है, आपका 620 लाख पे जो इंटरेस्ट बना था 68.2 बना था, तो हम ये बोलेंगे आपका 510 लाख पे कितना बना, तो आप यूनिटरी मेथड कर लो, यूनिटरी मेथड कर लो। और इसके वाला ये, अब इन दोनों का कैपिटलाइज होना है क्योंकि क्वालिफाइंग है, ये अदर देन क्वालिफाइंग है तो इसका पीएल में जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने रेट निकालना, आप रेट निकाल लो, कि आप रेट भी निकाल सकते थे। ये 68.2 ऑन 620 लाख 11% बनता है, तो आप सीधा इनके ऊपर 11% कर दोगे तो भी आ जाएगा, आप रेट ही निकाल लो। तो ये आपके पास जो कैपिटलाइज होना है। इसी में एक और केस है जिसके लिए मैं 12 महीने की बात कर रहा था, वो कहता है क्या आंसर आपका डिफरेंट होता अगर सारा प्रोसेस रेनोवेशन मॉडर्नाइजेशन का 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाता। अब 1 अप्रैल को चालू हुआ था, 28 फरवरी को कंप्लीट हो जाता तो 11 महीने लग रहे हैं, तो हम इसे सब्सटेंशियल माने नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि हमारे पास में 12 को ही सब्सटेंशियल मानते हैं, मैनेजमेंट लेती है ये उनकी जो एक तरीके से उन्होंने ले रखा है कि अपने पास में कि हम 12 महीने को ही मानेंगे सब्सटेंशियल पीरियड, तो अब 11 लग रहा है तो सब्सटेंशियल नहीं है। तो जब वो आपके यहाँ सब्सटेंशियल नहीं है तो उस केस में आपका कोई भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, सारा पीएनएल में ही जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि अब 11 महीने लग रहे हैं विच इज लेस देन दी जो उन्होंने डिफाइंड लिमिट रखी हुई है 12 महीने की सब्सटेंशियल पीरियड, जो अपनी पॉलिसी में ना रखे कि हमारे लिए तो 12 महीने कम लेंगे सब्सटेंशियल, तो 12 से कम लगा तो सारा ही पीएनएल में जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर नाइन ना लिखता है वाली तो फिर हमारा एक तरीके से असम्पशन लेके बात होगी सब्सटेंशियल है तो कैपिटलाइज नहीं है तो वो, ठीक है ना, फिर हमारा ये ऐसा आंसर बनता, इसलिए क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा और इंटरेस्टिंग, यहाँ पर मैं है आसान सा पर एक छोटे से पॉइंट को लेके जो मैंने अभी सिखाया ना कैश बेसिस वाला, उसी को लेके क्वेश्चन कहते हैं जी आपके पास एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन चालू करी प्लांट की जो कि क्वालिफाइंग एसेट है, कब करी चालू, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। खर्चा कितना लगने वाला है, 10 करोड़। हमने कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं ली है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, रादर हम जनरल बोरिंग यूज कर रहे हैं जिसका वेटेड एवरेज रेट कितना है 11%, तो खुद बता दिया वेटेड एवरेज रेट 11% है जनरल बोरिंग का। टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी लगी आपके पास में, उसने बता दिया ये 0.5 करोड़ की लग रही है और डिटेल्स बता दी। अब ये खर्चा कितना एक्रू हुआ महीने बाय महीने सितंबर से लेकर मार्च तक, और ये एक्चुअली में पेमेंट कितनी करी, और हमें महीने के स्टार्टिंग में देते हैं एडवांस पेमेंट जो करते हैं, ये इतनी पेमेंट करी है। कह रहे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द बोरिंग कॉस्ट एज पर कैश आउटफ्लो बेसिस, मतलब ये वाली से बताओ कितना बनेगा बोरिंग कॉस्ट, और एक्रूअल बेसिस से कितना बनेगा इसके हिसाब से, और सजेस्ट करो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होगा टू द कॉस्ट ऑफ प्लांट, और उन दोनों में से कौन सा बेटर है, ठीक है ना, वो बात की बात है, पहले निकालेंगे। अब इस केस में बेटे क्या है, ये जो अमाउंट है ना ये महीने के फर्स्ट डे पे इंकर हो रहे, ये हम मान रहे, और ये तो उसने बोला ही फर्स्ट डे पे, तब से लेके रेट लगाना है अमाउंट पे और महीने देखते हैं। अब जो 1 सितंबर को लगेगा तब से लेके 31 मार्च तक 7 महीने बनेंगे, करना कुछ नहीं बस ये कैलकुलेशन है। जो अमाउंट्स उसने दे रखी है एक्रूअल बेसिस वाला आ रहा है 31 मार्च तक, अमाउंट उसने दे रखी है हर महीने के स्टार्टिंग में ये वाले, ठीक है जी। रेट आपका उसने क्वेश्चन नहीं दिया था, बस महीने देख लेना 7 6 5 4 2, 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वैसे करके चलता रहेगा, ये अमाउंट आ जाएगा। ये आपका आज गया जो कि हमारे पास किसका आ रहा है बेटा, जो कि हमारे पास आ रहा है फॉर दी आपके पास अगर एक्रूअल बेस से। फिर आता है अगर कैश बेस है, तो कैश बेस में जिस मंथ का आ रहा है वो उसी का लेना है, और वही है 7 6 5, यहाँ 3 है यहाँ 1 है क्योंकि बीच में 0 है ना, यहाँ तो ही नहीं कुछ, ठीक है ना, तो वो आपका कैश बेसिस आ गया 0.44 करोड़। बेटर कौन सा है, बेटर इज ऑब्वियसली मोर प्रेफरेबल कैश बेसिस, तो कंसीडर बोरिंग कॉस्ट ऑन कैश बेसिस रादर देन एक्रूअल बेसिस। और एक छोटा सा और पॉइंट था, वो पॉइंट पता क्या था, आपका एक्चुअली में जो बोरिंग कॉस्ट है 0.5 है और ये बनता है 0.44, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो ये हमारा अमाउंट लेट से 0.6 आता, लेट से इसी वजह से तुम्हारा 0.5 से ज़्यादा नहीं कैपिटलाइज कर सकते थे, तो वो पॉइंट भी आ जाता है कि आप ज़्यादा थोड़ा ना कर सकते हो, जो कंप्यूटेशन करके आ रहा है उससे, क्योंकि हो सकता है ना आपने अपना पैसा भी यूज़ वगैरह किया है तो उसकी वजह से, क्योंकि आप तो सीधा अमाउंट पे लगा रहे हो, उसमें आपका पैसा जा रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली रेट में आ जाता है,
तो इस वजह से हम ये बोलते हैं जितना बोरिंग कॉस्ट लग रहा है उससे ज्यादा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और प्रेफरेबल कौन सा, कैश बेसिस है। प्रेफरेबल कौन सा, कैश बेसिस है। एक दो लाइन आप और लिख सकते हैं, ठीक है ना। नाउ इसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास में कुछ पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट आता है बेटा सस्पेंशन का। सस्पेंशन का मतलब होता है कि काम रुक गया, मतलब काम चलते चलते रुक गया। तो सवाल ही उठ के आता है कि जब काम रुक गया, लोन तो लिया हुआ बैंक से, भाई उसका तो मीटर चालू है, उसका तो ब्याज लगेगा। अब अगर एसेट के बनने पे काम रुक गया तो उस पीरियड का क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एसेट बन नहीं रहा, एसेट बन नहीं रहा, उसका काम रुक गया है, तो क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी। तो हम यहाँ बोलते हैं, मान लीजिए पूरा साल है, बन रहा है, 2 महीने काम रुक गया, तो हमें यहाँ बोला जाता है, हम ये देखते हैं कि जो काम रुका है वो किस वजह से रुका है, जो काम रुका है वो किस वजह से रुका है। अगर वो आपके पास एबनॉर्मल रीजन है विच इज अवॉइडेबल, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल रूल हम यही बोलते हैं कि विच इज आपका काम रुका है, अच्छा जी वो अवॉइडेबल रीजन है, लाइक वर्कर्स वगैरह ने स्ट्राइक कर दिया, कुछ भी है, तो आपके पास क्या करेंगे, हम कैपिटलाइजेशन भी रोक देंगे, हम कैपिटलाइजेशन भी रोक देंगे। तो कैपिटलाइजेशन विल स्टॉप, सस्पेंशन हो जाएगा, मतलब हम सस्पेंड कर देंगे, कैपिटलाइजेशन विल सस्पेंड। अगर आपका काम रुक गया तो नॉर्मल रूल ये है, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करेंगे उस पीरियड में जब एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट होगी, जब काम जो चल रहा था उसकी डेवलपमेंट जब रुक गया है काम, तो उस दौरान में हम कैपिटलाइजेशन भी रोक देंगे, कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे इस 2 महीने, फिर उसके बाद करेंगे, उससे पहले हो रही थी। अच्छा, अगर वो कहता है कि जो काम रुका था वो नॉर्मल रीजंस की वजह से रुका था, वो एक्सेप्शन दे रहा है, मतलब आपके पास में उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते थे, या वो जो काम रुकना था वो पार्ट ऑफ प्रोसेस था, तो टेम्परेरी डिले इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। लाइक जब बिल्डिंग बनाते हो भाई, सूखता है ना, आपका लेंटर डाला तो वो सूखने में समय लग रहा है, 10 दिन 15 दिन है, अब वो सूखने में समय लगेगा। या आपके पास कंस्ट्रक्शन की ब्रिज में, कंस्ट्रक्शन में आपके जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें डिले हो गया, क्यों, क्योंकि हाई वाटर लेवल हो गया, जो कॉमन है, आपके पास आप ब्रिज बना रहे हो तो उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे काम रोका क्योंकि वाटर लेवल्स बढ़ गए, और वो कॉमन बात है, तो उस केस में वो नॉर्मल वजह होना ही होना। तो कहते हैं इस केस के अंदर में, इस केस के अंदर में आपके पास में इस पीरियड का जो है हम जो कैपिटलाइजेशन है वो करते रहेंगे, सस्पेंशन नहीं करेंगे, कैपिटलाइजेशन करते रहेंगे, कोई सस्पेंशन नहीं होगा। तो यही नीचे लिखा है नोट में, कैपिटलाइजेशन नॉट सस्पेंडेड व्हेन डिले इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एट इट रेडी फॉर यूज। अगर वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो अनअवॉइडेबल है, तो उस केस के अंदर में, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अच्छा आरटीपी का, जिसमें पॉइंट बच्चे का क्लियर होता है, तो वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं, अच्छा एक और चीज आती है, मैं सेसेशन भी समझाता हूँ। सेसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कब कैपिटलाइजेशन करनी बंद कर दोगे, खत्म, सर सिंपल है, जब एसेट बनकर तैयार हो गया, हाँ वही चीज है, जब एसेट बनकर तैयार हो गया तब हम कैपिटलाइजेशन करनी बंद कर देंगे। तो कैपिटलाइजेशन सीजेस when substantially all the activities for asset to be ready for use are complete, जब एसेट बनकर तैयार हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी पॉइंट लिखते हैं, अगर माइनर मॉडिफिकेशन, छोटी मोटी मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन प्रॉपर्टी की है वो बची है, तो इसका मतलब होता है कि एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, भाई छोटी मोटी लास्ट में डेकोरेशन वगैरह का काम पड़ा है। अब ये नहीं बोलेंगे कि कैपिटलाइजेशन अभी भी चलती रहेगी, हमारे लिए एसेट बनकर मेजरली तैयार हो चुका है, वो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन। और एक और पॉइंट है इसमें, अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो पार्ट्स में है and each part is capable of being used separately, cease capitalization of that part which is completed। मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे यार, अब बिल्डिंग के आपके पास में 2 फ्लोर है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फ्लोर बन गया, और फर्स्ट फ्लोर रेडी टू यूज है, सेकंड नहीं बना, फर्स्ट फ्लोर बन गया और वो रेडी टू यूज है, मतलब वो कंस्ट्रक्शन पार्ट्स में हो रही है और वो पार्ट अपने आप में रेडी टू यूज है, एसेट पूरा है पर उसके हिस्से है, पार्ट्स का मतलब क्या, हिस्से है। और अगर एक पार्ट बन गया और वो अपने आप में रेडी टू यूज है, तो उस पार्ट की वो कहता है कैपिटलाइजेशन अब बंद कर देना, दूसरे की चलती रहेगी। तो वही लिखा है, अगर पार्ट्स में होती है और हर पार्ट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड सेपरेटली, अलग अलग पार्ट अलग अलग सेपरेटली होगा, तो उस पार्ट की कैपिटलाइजेशन रोक देना जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो। और वो सब्सटेंशियली देखना, माइनर छोटी मोटी मॉडिफिकेशन पड़ी है, हमारे लिए एसेट कंप्लीट है, ठीक है ना। और एक सस्पेंशन का पॉइंट है, इसी से रिलेटेड बेटा अभी ये क्वेश्चन आ रहे एक दो, वो पॉइंट समझने के लिए, आओ जरा क्वेश्चन करें। कहता है PQR लिमिटेड टूरिज्म बिजनेस में इंडिया में, ठीक है जी, कंपनी हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ हॉलीडे रिजॉर्ट दैट इज क्वालिफाइंग एसेट है शिमला। क्या बात है जी, हॉलीडे रिजॉर्ट कहाँ बन रहा है, शिमला ही बन रहा है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कहाँ से मीट हो रही है, बोरोड फंड्स कितने के, 100 लाख के 12% के हिसाब से। तो हमने ऑब्वियसली अपने पास फंड बोरो कर रखे, 100 लाख का लोन है, 12% रेट है। 40 लाख डिसबर्स हो गया था 1 अप्रैल को, बैलेंस 60 लाख हमें 1 जून को मिला था। साइट प्लानिंग का वर्क कमेंस हुआ था 1 जून को, सिंस चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट का मेडिकल लीव पे था।
कंपनी ने फिजिकल कंस्ट्रक्शन कब चालू करी? 1 जुलाई को। अब यहाँ पे सवाल उठेगा हम चालू कब से करेंगे? हमारे पास 1 जून से चालू करेंगे बेटा कैपिटलाइजेशन, कि 1 जुलाई से करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वही था ना हमारे 3 स्टेप से, कब से शुरू करेंगे? जब काम चालू हो चुके आपके पास में खर्चा हो गया, बोरिंग कॉस्ट लग रही है, तो बोरिंग कॉस्ट तो लगी रही थी बस जैसे, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या बेटा, छोटा मोटा आपका साइट प्लानिंग का काम शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं बोलते फिजिकल कंस्ट्रक्शन, तो साइट प्लानिंग वाला भी माना जाता है। तो हमारी कमेंसमेंट 1 जून से होगी, प्लीज वो बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नहीं बोलेंगे 1 जुलाई का रेलिवेंस नहीं है। और काम आपका चलता रहा कब तक? 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर तक तो काम चला, ठीक है ना। देयर आफ्टर काम रुक गया ड्यू टू लैंडस्लाइड ऑन अ रोड विच लीड्स टू कंस्ट्रक्शन साइट। उसका लैंडस्लाइड होगी 30 सितंबर का, लैंडस्लाइड होगी। रोड ब्लॉकेजेस क्लियर करे सरकार ने अपने पास 31 दिसंबर तक, तो 3 महीने तक तो आपका काम ही रुका रहा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिज्यूम कब हुई? 1 जनवरी को। अब काम चालू फिर से हुआ और अब कंप्लीट हुआ 28 फरवरी को जाके। तो अब क्या 2 महीने को जाके काम कंप्लीट हो गया। डेट ऑफ ओपनिंग हमने अगले दिन की रखी, बट अनफॉर्चुनेटली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने परमिशन दी ओपनिंग की 16 मार्च को जाके। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लेट दिया, भाई सरकारी काम है, तो उन्होंने 16-15 दिन लगा लिए, 15-16 दिन इस चीज में अप्रूवल देने में, क्योंकि लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो अभी तक इंस्टॉल नहीं करे थे। आपसे पूछ रहे बोरिंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज होगी, प्लीज। यहाँ पे अलग अलग केसेस है। लैंडस्लाइड कॉमन नहीं है और डिले इन अप्रूवल जो है माइनर है। अब ये क्या बोल रहे हैं, पहले हम अपना टाइमलाइन बनाते हैं। 1 जून से चालू करना है, ना कि 1 जुलाई से, पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 जून जब से आपका साइट प्लानिंग का काम चला, वो स्टार्टिंग डेट है। 30 सितंबर तक काम चला, इस समय तो काम चला है 4 महीने। इसका लैंडस्लाइड की वजह से काम रुक गया था, फिर 2 महीने फिर काम चला था, और उसके बाद डिले हुआ था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वजह से, उसने बोला था ना 15 दिन का। पहला केस क्या है, लैंडस्लाइड कॉमन है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का अप्रूवल माइनर है। तो वो कहता है जब ये कॉमन नहीं है, जब ये कॉमन आपके पास में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पीरियड का कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। अगर कॉमन होता तो मैं बोलता ना ये कॉमन बात नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका इस पीरियड का हम अपने पास में कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमारा सस्पेंशन हो जाए, क्योंकि काम रुक गया, काम रुक गया आपके पास में, ठीक है ना। और ये जो आपके पास 15 दिन उसने लगाए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने, ये भी माइनर है, ये भी माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मेजर नहीं है। मतलब हम यही मानेंगे, अगर हमने बोला डेकोरेशन वगैरह माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहेगा, तो हम यही मानते हैं कि हमारा काम पूरा हो चुका था पहले इसी दिन को, तो इस पीरियड का भी हम कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि माइनर है, माइनर है, ठीक है ना। तो हमारे लिए कैपिटलाइजेशन पीरियड कौन सा होगा, ये 4 महीने और ये 2 महीने, तो 6 महीने का हम कैपिटलाइज करेंगे। 100 लाख का लोन था बेटा, 12% रेट था, 100 लाख का लोन 12% रेट, 6 महीने का कैपिटलाइज करोगे, ठीक है ना। बट अगला केस है, लैंडस्लाइड कॉमन है, बोला था हाई वाटर लेवल्स जो है वो कॉमन है उस रीजन में, ठीक है ना, जो ब्रिज वाला एग्जांपल बताया था। और अप्रूवल भी मेजर है। मेजर का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल था, इसके बिना मान ही नहीं सकते कि हमारा एसेट बनकर तैयार हो गया, ये छोटे मोटे वाला नहीं था, ठीक है ना। लैंडस्लाइड कॉमन है बेटा, इस केस के अंदर में ये कॉमन है, तो इस पीरियड का भी कैपिटलाइजेशन होगा। और फिर जो वो डिले हुआ था वो भी मेजर था, तो वो भी 15 दिन का कैपिटलाइज होगा। तो 4 और 2 6 तो थे ही, ये 3 भी आगे 9 महीने हो गए, इस पीरियड का भी कैपिटलाइज होगा, इस पीरियड का भी कैपिटलाइज होगा। और ये आधे महीने का भी होगा जो 15 दिन बैठ रहे, तो 9.5 महीने का पीरियड आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, 9.5 महीने का, इतना हो जाएगा। तो ये आपका वो वाला पॉइंट आ गया जो सस्पेंशन एज वेल एज कैपिटलाइजेशन दोनों को कंप्लीट करता है क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें समझ आ गई कि यार अच्छा कॉमन नहीं है या कॉमन है, और दूसरी चीज वो माइनर है कि मेजर है उससे। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर था एंड इस पे, और एक स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गई थी 1 जून से कि 1 जुलाई से। तो अगर आपके पास वो प्लानिंग वर्क वगैरह आ गया था, साइट प्लानिंग वर्क शुरू हो गया था, तो हमारे लिए तब से कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी, ठीक है ना। और लोन वगैरह तो आपके पास आ ही चुका था, डिसबर्स सारा हो गया था, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसलिए कराया। अच्छा अगला क्वेश्चन इस पॉइंट पे बेस है जो मैंने एक और सिखाया, कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स वाला। एक पार्ट्स वाला भी सिखाया ना हमने, बोला एक बिल्डिंग के 2 फ्लोर है, तो उसी को लेके यहाँ पे बात आ रही है, तो पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, जिसमें 4 फेजेस है बेटा, एक बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें 4 फेजेस है। कह रहा फुल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी काफी सालों में, बट फेज 1 एंड 2 बिल्डिंग का ऑपरेशनल हो जाएगा जैसे वो कंप्लीट होगा, ठीक है जी। वैसे टोटल 4 फेज है, पर जैसे फेज 1 और 2 आपका कंप्लीट होगा तो हम चालू कर देंगे। तो फेज 1 और 2 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अलग है। खर्चा बता रहे जो आपके पास किया गया अलग फेज में, 4 फेज का बता दिया कितना खर्चा किया, टोटल खर्चा है आपके पास में जो किया, टोटल खर्चा मिला होगा तो 221 है। अच्छा लोन लिया है 15% के हिसाब से 200 लाख का, और खर्चा 221 का खर्चा। सर ऐसे कैसे, लोन लिया 200 का, अरे अपने पैसे से भी तो हो सकता है, तो अपना पैसा भी तो लगाया सकता है। तो हमारे लिए तो बोरिंग ये है और इस पे बोरिंग कॉस्ट ये है, इसकी कैपिटलाइजेशन की बात होनी। आफ्टर टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन मिड ऑफ द करंट ईयर में, करंट ईयर के बीचों बीच फेज 1 और 2 ऑपरेशनल हो गए। फेज 1 और 2 ऑपरेशनल कब हुए, आपके पास में साल के बीचों बीच, तो उनकी कैपिटलाइजेशन आधे साल की होगी, बाकी आधे की नहीं होगी, क्योंकि आपका
इन पार्ट्स वाला आ रहा है, इन पार्ट्स वाला आ रहा है, ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास बेटा यही चीज आनी है, कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स को लेके है क्वेश्चन। टोटल बोरिंग हमने बोला था 200 लाख की थी, 15% के हिसाब से था, तो 30 लाख का इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट बनती है, ठीक है जी। हमने एक्चुअली में खर्चा कितना किया, 221 लाख का। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रोपोर्शनेट कर देंगे, बोरिंग कॉस्ट को कर दिया पहले अमाउंट करके इंटू रेट कर दो, या सीधे बोरिंग कॉस्ट को कर दो। तो फेज 1 और 2 अलग है, फेज 3 और 4 अलग है, क्योंकि फेज 1 और 2 का काम खत्म हो गया था ना, और वो अपने आप में अलग से यूज है, रेट आपके पास इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना, वो अपने पार्ट में पार्ट जो है कंप्लीटेड है। तो ये फेज 1 और 2 का, ये फेज 3 और 4 का, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया। अब मैंने क्या किया, इस बोरिंग कॉस्ट को इसकी रेशियो में डिवाइड कर दिया। आप ये नहीं बोलेंगे कि 98 लाख पे 15% लगाओ, इस पे 15% लगाओ, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ये तो आपका 221 लाख पे 15% हो गया ना, वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना भी तो पैसा लगा सकते। तो हम तो इसी को बांटेंगे ना, ये एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है। या आप क्या करोगे, अपने पास में आप इस अमाउंट को 200 लाख की रेशियो में बांटोगे, मतलब 200 लाख को डिवाइड करोगे इस रेशियो में, और फिर उसका 15% करोगे, एक ही बात है। आप लोन को प्रोपोर्शनल निकाल के फिर उस पर रेट लगा दो, या मैंने बोरिंग कॉस्ट को ही बांट दिया उस रेशियो में। तो इतनी बोरिंग कॉस्ट बनी है मेरी दोनों की अलग अलग फेजेस की। अच्छा, ये वाला कंप्लीट हो गया था बीच में, ये वाला अभी भी चल रहा है, तो ये चल रहा है, तो इसकी तो आपके पास अभी भी कैपिटलाइज होगा सारे का सारा इंटरेस्ट। यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला बीच में जाके कंप्लीट हो गया था, तो बीच का मतलब है 6 महीने का, तो हमारा आधा कैपिटलाइज होगा पहले 6 महीने का, और आधा पीएल में जाएगा अगले 6 महीने का। तो टोटल कैपिटलाइज कितना हो रहा है सर, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो टोटल कैपिटलाइज आ जाएगा। और ये वाला आपके पास टोटल पीएल में जा रहा है, जो 30 लाख से मैच कर जाएगा, जो आपका एक्चुअल में लगा था। तो जब भी मान लीजिए खर्चा ज्यादा है और बोरिंग कॉस्ट कम इंकर हुई है, क्योंकि आपके अपने पैसे, वो हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते फिर उस केस में जो आपने खर्चा किया उस पर रेट लगा दोगे ना, ध्यान देना है, क्योंकि इससे तो नहीं, तो आप अगर इसके ऊपर रेट लगाओगे 15%, तो वो तो ऑब्वियसली 30 लाख से ज्यादा चला जाएगा। हमें यही तो बोला था कि टोटल बोरिंग कॉस्ट कभी भी जो आप कैपिटलाइज करने जा रहे हो, वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती जितनी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है, जो अमाउंट कैपिटलाइज कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे पास वो प्रोपोर्शनेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन किसको लेके था, पार्ट्स वाले को लेके था। चलिए आगे बढ़े जरा। यस सर, हम आगे बढ़ते हैं अपने पास में। ये वाले क्वेश्चन के अंदर में एक छोटा सा हमने पॉइंट सीखना है, अच्छा पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मैं बोलूंगा डिफरेंट ओपिनियन भी और थोड़ा सा डेट्स का भी है, अच्छा क्वेश्चन है। LT लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग बनाने हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एक्सपेक्टेड टू टेक 18 महीने लगेंगे फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून तक जाके, तो टोटल में समय लगेगा 1.5 साल का, ठीक है ना, 1 जनवरी से शुरू होकर अगले साल 30 जून तक। वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को मीट करता है, तो इंटरेस्ट वगैरह कैपिटलाइज होना है, बोरिंग कॉस्ट। खर्चे कब कब करें, 1 जनवरी को करा 5 करोड़, 30 जून को करा 20 करोड़, 25 हो गए ये आपके पास में, 30 जून, फिर 31 मार्च को किया 20 करोड़, और 30 जून को लास्ट में जाके 5 करोड़। ये 18 महीने के दौरान में ये खर्चे उसने बता दिए जो हो रहे हैं, कब कब हुए। 1 जुलाई को जाके, ध्यान देना, 1 जुलाई को जाके उसने इशू करे थे डिवेंचर्स 50 करोड़ के। तो एक्चुअली लोन ही कब लिया है, 1 जुलाई को लिया एक प्रकार से, मतलब जो बोरिंग है डिवेंचर इशू करे वो आपके पास में बोरिंग जो है वो 1 जुलाई को आ रही है, ठीक है ना। प्रोसीड्स फ्रॉम द डिवेंचर फॉर्म्स पार्ट ऑफ जनरल बोरिंग, जो आपके पास आ रहे कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई और बोरिंग्स नहीं है जनरल स्पेसिफिक 1 जुलाई से पहले, और कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर भी नहीं करी उससे पहले। तो एक बात समझो, मैंने चाहे खर्चा 1 जनवरी को कर दिया था 5 करोड़ का, और एक 30 जून को कर दिया 20 करोड़ का, पर बोरिंग तो थी नहीं। तो आप जो कैपिटलाइजेशन करनी चालू करोगे कब से करोगे, हमने क्या बोला था, कमेंसमेंट कब से होगी, खर्चा हो रहा है, काम हो रहा है और बोरिंग हो रही है, तो बोरिंग कॉस्ट इंकर कब से, जो 1 जुलाई से। तो हम 1 जुलाई से ही आगे कैपिटलाइजेशन करनी चालू करेंगे, 1 जुलाई से ही करेंगे, हमारे लिए इन डेट्स को नहीं देखना, 1 जुलाई से देखना, ठीक है ना, वो चीज का रेलिवेंस है, पहले से नहीं है बोरिंग, ठीक है। फिर उसने बोला LT लिमिटेड ने इंकर कर दिया था 25 करोड़ का बिफोर ऑब्टेनिंग द जनरल बोरिंग, यही तो 25 करोड़ उसने बोला ना, पहले हो गया था 1 जुलाई से पहले, और 25 करोड़ किया उसके बाद, ठीक है ना। ईच ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर एंडेड, अलग अलग 3 साल के एंड में बताओ कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी जाएगी अलग अलग साल में, क्योंकि यहाँ 3 साल एंड हो रहे हैं, 31 मार्च 1, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेट्स बना दी, ये आपका पहला साल आया, एक दूसरा आया, एक तीसरा आया। यहाँ पे आपका पहला 5 करोड़ लगा था, फिर उसने 1 जुलाई को बोला था, 30 जून को जाके 20 करोड़ बोला था, ये आपके पास में बोला था। बोरिंग 1 जुलाई को ली थी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर खर्चा एक इस दिन किया था आपका 20 करोड़ का, और एक अगले साल 5 करोड़ का था। कमेंसमेंट डेट हमारी 1 जुलाई से होगी, क्यों, क्योंकि हमने बोरिंग इस दिन ली, तो तीनों कंडीशन इस दिन मीट हो रही है एक प्रकार से। पहले साल के एंड में जब ये साल कंप्लीट हुआ, भाई जब बोरिंग ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कैसे होगा, यहाँ तक तो बोरिंग ही नहीं है, बोरिंग तो ली इस दिन जाके है, शुरू इस दिन से होगा, तो इस पीरियड का कोई भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तो ये बस कैपिटल WIP में दिख रहा होगा बैलेंस शीट में 5 करोड़, क्योंकि खर्चा तो कर दिया ना, एसेट तो बनना चालू हो गया, तो वो कैपिटल WIP, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही, क्यों, बोरिंग नहीं है। अगले साल में जाके
जो 1 जनवरी का 5 करोड़ है, उस बेटे 1 जनवरी से 30 जून तक का तो कोई बोरिंग कॉस्ट आएगी नहीं, क्योंकि बोरिंग ही नहीं, हमारा शुरू ही 1 जुलाई से होना है। हाँ, 1 जुलाई से 31 मार्च तक इस पे आ जाएगा 9 महीने का इंटरेस्ट 1 जुलाई से। फिर जो 30 जून को 20 करोड़ किया, 30 जून मतलब 1 जुलाई, तो इस पे भी 9 महीने का आपका बन जाएगा 1.5 करोड़ का ब्याज। और जो लास्ट डे हमने 20 करोड़ इंकर किया, वो लास्ट डे किया तो उस पर 0/12, तो इतना हमारा बनेगा। या आप लॉजिकली बोलते थे 5 तो था ही और 20 है, ये दोनों मिला के 25 ही हो गया ना, उससे पहले का तो नहीं, तो 25 करोड़ पे सीधा ही बोल सकते थे 9 महीने का, वो इतना ही आता। और ये वाले 20 करोड़ पे तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि तो लास्ट डे है, तो उस पर 0/12 इस साल। अच्छा, तो कैपिटल WIP अब कितना दिखेगा बैलेंस शीट में? देखो ना, एक तो जो खर्चे किए वो तो है ही, 5 करोड़ पहले का था, 20 और 20 करके टोटल में इतना हो गया 45 करोड़ जो टोटल खर्चा कर चुके हो। और जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है वो हो रही है 1.875, तो बैलेंस शीट में इतना अमाउंट दिख रहा होगा 46.875 कैपिटल WIP के नाम का, क्योंकि अभी तो बोरिंग कॉस्ट में ऐड हो गया ना, जाके बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करी, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया, ठीक है ना, कैपिटल WIP। अब जब मैं अगले साल गया, प्लीज ध्यान रखना, पूरे साल का मत बोल देना भाई, 3 महीने का ही बोलना है। क्यों? क्योंकि एसेट 30 जून को कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपके सारे चलते आ रहे 5, 20, 20, 45 हो गया, 45 हो गया, तो ये जो चलते आ रहे इस पे आएगा हमारा 10% 3 महीने का। पर यहाँ पे बेटा इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये आपका टोटल लिया है, मतलब जितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो चुका था पिछले साल के एंड तक, उस पे भी आगे आ रहा है, उस पे भी आगे आपके पास आ रहा है, तो ऐड करके लेने का है, तभी हमने वो कैपिटल WIP निकाला था। टेक्निकली जो है वो आपके पास 45 करोड़ पे ही होगा। यार आप बात समझो, बैंक वालों ने जो लोन दिया है वो तो लोन के ऊपर ही ब्याज लगा रहे होंगे ना, आपकी बोरिंग कॉस्ट वही हो रही है। हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या किया कि जो एक्चुअली में कैपिटल WIP की वैल्यू है, इंटरेस्ट ऐड करके उस पे अगले साल 3 महीने का यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे आईसीआई ने ऐसा किया, तो मैंने आपके पास ऐसे बता दिया है। लॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपके पास ऐड करके नहीं, वो 45 पे होना चाहिए, वो 45 पे होना चाहिए, ठीक है ना। और 5 करोड़ तो खर्चा लास्ट डे ही किया, तो उस पर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन क्या उस दिन एसेट बनकर तैयार हो गया, तो उस पर 0 होगा। ये हमारे पास इस साल का बन जाएगा कितना आ रहा है, ठीक है ना। मैंने ना यहाँ पे आपके पास में बता भी दिया सजेशन का बोलिए, और एक पॉइंट भी है ना नीचे लिखा हुआ मैंने आपके लिए, ये वाले पॉइंट के लिए, बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी कैपिटलाइज ऑन क्वालिफाइंग एसेट टिल प्रीवियस ईयर, जितना पिछले साल तक कर चुका है, शुड ऑल्सो बी कंसिडर एज एन एक्सपेंस इंकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल जॉब बोरिंग कॉस्ट फॉर द करंट ईयर। उसे भी ऐड करके लेना है अमाउंट के अंदर में, आगे कंसिडर करने के लिए, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर, इसमें बस ये पॉइंट मेन था, इसमें अलग अलग ईयर से जाना था, और थोड़ा सा ध्यान रखना था शुरू कब से हो रही है कमेंसमेंट और एंड कब हो रही है 30 जून को, बस वो डेट्स का ध्यान था। और ये ना जब आप ये बना लेते हो ना तो आसान हो जाता है, फिर आसान हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो एक कंक्लूजन छोटा सा मैं अगर बोलूँ डेट्स को लेके, कभी कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने उसे कंक्लूड कर रहा हूँ। कमेंसमेंट कब से हो रही है बेटा? लेटर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ऑब्वियसली आपके पास में हमने क्या देखना है, साल के स्टार्टिंग से, या फिर जिस दिन एक्चुअली में कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की कंडीशंस पूरी हो रही है। मतलब अगर पहले चलता आ रहा है तो फर्स्ट डे से, अगर इसी साल में जब से कमेंसमेंट हो, जब वो 3 कंडीशन पूरी होगी, तो उन दोनों में से जो लेटर है तब से आप शुरू करेंगे। एंड क्या करते हैं उसके लिए? अर्लियर ऑफ का मतलब जो 2 इवेंट्स में से पहले हो जाएगा, या तो साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च पहले आ गई, जैसे 31 मार्च 2 पहले आ गया, अगले साल भी खर्चा किया, ठीक है ना। बट अगर सेसेशन ही होगी तो तब पे रोक देंगे, तो दोनों में से जो पहले, भाई साल खत्म हो गया तब तक का निकालना पड़ेगा, या अगर कैपिटलाइजेशन पहले खत्म होगी तो तब तक, तो दोनों में से जो अर्लियर है। तो वो थोड़ा सा मतलब डेट्स के हिसाब से आपको ध्यान लेके चलना पड़ता है, ठीक है जी। बात क्या यहाँ तक बात भेजे में गई है? यस सर, यहाँ तक बात हमारे भेजे में गई है। अब आता है बेटा अगला पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी के लिए एक पॉइंट सीखने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट दी एक्सचेंज डिफरेंस ऑन दी फॉरेन करेंसी बोरिंग। किसको लेके? एक्सचेंज डिफरेंस को लेके। मैं एक बार के लिए मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, पूरा एग्जांपल वगैरह लेके फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना। और फिर कुछ हमारे अच्छे क्वेश्चन भी है 2-3, ठीक है ना। हम यहाँ कहते हैं, मान लीजिए ए लिमिटेड ने बेटा एक लोन लिया यूएस बैंक से क्वालिफाइंग एसेट के लिए। मतलब हम एक बात तो मान के चलना कि जो हम फॉरेन बोरिंग लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस की बात है, तो फॉरेन बोरिंग जो आ रही है वो इंडिया में मान लीजिए जो है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तभी हमारा पॉइंट आएगा कुछ एक्सचेंज डिफरेंस का। लोन हमने लिया $1,00,000 का 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट कितना देना? 7% पर एनम एनुअली देना, मतलब साल के एंड में जाके इंटरेस्ट देना। सिमिलर लोन अगर इंडिया में लेते तो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है 11% है, मतलब यही लोन अगर मैं इंडिया में लिया होता तो 11%, अभी तो बाहर से लिया सस्ता पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट फर्स्ट डे पे 80 है, ईयर एंड पे 84 है, ये एक्सचेंज रेट दे रहा है जो चेंज होता है। अब यहाँ समझना, मेरा इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग पे कितना है, मुझे बाहर वालों को कितना बोरिंग पे ब्याज देना है। सर लोन है $1,00,000 का, रेट है 7% का, इनटू देना कब है ब्याज? सर लास्ट डे देना, प्लीज ध्यान से लास्ट डे देना, तो लास्ट डे का रेट लेना बेटा, एक्सचेंज रेट एट द ईयर एंड 84,
ये तो कैपिटलाइज होना ही होना है, इसमें कोई डाउट ही मत रखना, क्योंकि वो लिया ही क्वालिफाइंग एसेट के लिए होता है, तो ब्याज तो होना ही होना है कैपिटलाइज। सर फिर पॉइंट क्या सिखाने जा रहा हूं? पॉइंट सिखाने जा रहा हूं एक्सचेंज डिफरेंस का। इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, वो तो बोरिंग कॉस्ट है, वो तो कैपिटलाइज हो ही रही है, वो तो क्वालिफाइंग एसेट है। एक्सचेंज डिफरेंस क्यों आएगा? बेटा लोन मैंने लिया, तो हम बात सीखते हैं इंडेक्स 21 में, वो मेरे लिए एक मॉनिटरी आइटम है। लोन जो मैंने लिया मॉनिटरी आइटम है। अब जो मॉनिटरी आइटम है, तो मुझे अपने पास ईयर एंड पे बैलेंस शीट में उसे क्लोजिंग रेट पे दिखाना है। तो मैंने जिस दिन लोन लिया था उस दिन रेट था 80, ईयर एंड पे हो गया 84। तो मान लो मैंने फर्स्ट एंट्री डाली बैंक टू फॉरेन लोन 80 इंटू 1 लाख, 80 लाख से। ईयर एंड पे मुझे फॉरेन लोन को बैलेंस शीट में 84 लाख पे दिखाना है, क्योंकि क्लोजिंग रेट 84 है, तो मेरा 4 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया ना, वो मेरा एक्सचेंज लॉस है, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान हो गया। तो यहां पर मैं वो एक्सचेंज लॉस है 4 लाख रुपए का। इस 4 लाख के बाद करनी है कि क्या करना है, क्योंकि इंडेक्स 21 आपको बोलता है कि नॉर्मली जो एक्सचेंज डिफरेंस है जो आ रहा है वो पीएल में जा रहा है, और चीजें हम सीखते हैं इंडेक्स 21। बट यहां पर मैं हमारे को अब आपका इंडेक्स 23 ये बताने जा रहा है बोरिंग कॉस्ट के बारे में, कि ये जो एक्सचेंज लॉस हुआ है इसको भी हम कुछ हिस्से को बोरिंग कॉस्ट बना सकते हैं। देखो ब्याज तो कैपिटलाइज होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं, जो एक्चुअल इंटरेस्ट है, जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो भी हो सकता है। अब उसके लिए क्या करना है, हमें कहा जाता है कि इस 4 लाख में से हम क्या सारा कैपिटलाइज कर देंगे या सारा पीएल में जाएगा इंडेक्स 21 के हिसाब से? ऐसा नहीं, वो कहता है हम ये चेक करेंगे कि अगर आपने लोन इंडिया में लिया होता तो आपका कितना ब्याज बनता। आप एक्चुअली में उतना ही मैक्सिमम इंटरेस्ट एक तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हो पूरी पिक्चर में। मींस हम बोले जा रहे हैं मैक्सिमम आपका कितना कैपिटलाइज करना, उसके लिए इंटरेस्ट लोकल बोरिंग में कितना है। तो बेटा अगर मैं यही लोन इंडिया में लेता तो 11% बनता। मैंने लोन लिया कब है? फर्स्ट डे। तो इसमें ध्यान रखना लोन कितने का है, 1 लाख इंटू 80, लोन तो इतने का है ना जो फर्स्ट डे लिया, इस पर 11% ब्याज बनता। 1 लाख इंटू 80 इंटू 11%, बोरिंग इंटू एक्सचेंज रेट, बिगनिंग का लेना या एंड मत लेना, क्योंकि लोन तो फर्स्ट डे लिया है। तो इंडिया वाला ब्याज इतना बनता, अगर इंडिया में लोन लेता तो इतना ब्याज बनता लोकल बोरिंग पे, और मैं इतना तो ऑलरेडी कैपिटलाइज इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग का तो हो ही रहा है, तो उसमें तो विदाउट एनी डाउट तो होना ही होना है। तो कहते हैं इतना जो बाकी और है ना, आप इतना अमाउंट और इस एक्सचेंज लॉस में से कैपिटलाइज कर सकते हो, और कैपिटलाइज कर सकते हो। इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना होगा? 292, और जो बाकी बचेगा इस 4 लाख में से 292 कम करके हटा के वो आपका पीएनएल में चला जाएगा, जो आपका इंडेक्स 21 कहता है। जिससे क्या हो रहा है, आपका कैपिटलाइज कितना हो रहा है? देखो बोरिंग कॉस्ट एक 588 और एक 292, तो टोटल मिला के देखो कितना बन रहा है 880, जो कि ये बन रहा था इंडिया वाला। क्योंकि हमने बोल दिया ना अगर इंडिया में लेते तो कितना कैपिटलाइज होता, उतने एक्सटेंड तक हम एटलीस्ट एक्सचेंज डिफरेंस को भी कैपिटलाइज करने जा रहे हैं, उतने एक्सटेंड तक कैपिटलाइज करने जा रहे हैं। अब इसमें और बात करने जा रहा हूँ, कैसे सुन लेना जो जो बनते हैं। सबसे पहले मान लो एक्सचेंज लॉस एंड में 250 बनता, अभी तो 4 लाख बन रहा था, मान लो 250 है ना कि 4 लाख। अब आप क्या बोल रहे थे? एक्सचेंज लॉस 250 है, मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते थे? 292। भाई जब तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस ही 250 है तो तुम अपने पास 250 पूरे का पूरे कैपिटलाइज कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमम 292 कर सकते हो ना। तो एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज ही क्या होगा? दोनों में से जो आपका लोअर हो रहा है ना, ऑब्वियस बात है। तुम्हारा एक्चुअल में जिसकी ट्रीटमेंट सिखाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो 250 है, और मैक्सिमम इज 292 विच यू कैन कैपिटलाइज। तो अगर वही उससे कम है, वही उससे कम है, तो फिर 250 कैपिटलाइज करोगे ना। फिर कैपिटलाइज कितना हुआ? 588 तो आ ही रहा था एक्चुअल, प्लस 250 का सारा एक्सचेंज डिफरेंस हो गया, सारा एक्सचेंज लॉस सारे का सारा हो गया कैपिटलाइज, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें इसलिए बोला जाता है लोअर लिया जाता है, लोअर लेने की बात हो रही, तभी हमने बोला मैक्सिमम निकालना है और रिस्ट्रिक्ट कर देना है। भैया 292 मैक्सिमम है, बट अगर यही 4 लाख के बजाय 250 था तो आप 250 कैपिटलाइज कर दोगे ना, इसलिए। अच्छा इसमें एक और चीज़ आती है, अगर एक्सचेंज गेन आया था, वो डॉलर का रेट 80 से 84 हो रहा था या बढ़ रहा था ना, तब हमने बात करी, अगर वो कम हो जाता तो फायदा हो जाता। तो अगर वो फायदा हो जाता, मान लो 1 लाख का एक्सचेंज गेन होता है ना कि एक्सचेंज लॉस, तो वो कहता है उस केस में ये अब एसेट की कॉस्ट में नहीं एडलेस हो रहा, अब ये नहीं होगा, ये पीएनएल में चला जाएगा। तो ये आपके पास जो है एसेट की कॉस्ट एडजस्ट होगा ना, ये सीधा पीएनएल में चले जाएगा। तो बोरिंग कॉस्ट 580 कैपिटलाइज हो रही है, तो एक्सचेंज गेन होगा तो सीधा पीएनएल में जाएगा, एक्सचेंज लॉस होगा तो कैपिटलाइज होगा, पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने यहाँ पर। मैं इसीलिए देखो एक्सचेंज गेन है तो पीएनएल में, एक्सचेंज लॉस है तो लोअर जो है वो बोरिंग कॉस्ट बनना है। कितना? या तो एक्चुअल में जितना लगा, जैसे हमने सीखा वो 2.5 लाख था, या इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग जो फंक्शनल करेंसी बोरिंग बोलते थे, माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग, एक्सेस जितना भी होगा वो पीएनएल में चलेगा एज पर इंडेक्स 21। ठीक है ना। नाउ इसमें बेटा हम अपने पास में कुछ एग्जांपल मतलब क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जिसमें हम एक और पॉइंट सीखेंगे, एक और पॉइंट सीखेंगे। पहले तो हम नॉर्मल जो अभी सीखा उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एमटीबी का क्वेश्चन है, एंटिटी ने फंड्स बोरो करे बेटा फंक्शनल करेंसी मतलब लोकल करेंसी 12% पे, बोरो किया कितना? $1000 4% पे फर्स्ट डे पे, जिस दिन रेट कितना था 40।
अगर आपके पास जो लोन है वो 40,000 का बनता है, विच इज 1000 इंटू 40 के हिसाब से 40,000 का लोन है ना, अगर मैं इंडिया में लोन लेता हूँ, इंटरेस्ट ईयर एंड पे देना है, ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट कितना है 50, लोन अभी लोन को रीपे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट अभी आ रहा है। कंप्यूट एक्सचेंज लॉस एंड बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो बताओ क्या करेंगे। तो सबसे पहले सर एक्सचेंज रेट ईयर एंड पे 50 है, इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग पे कितना बनेगा सर, $1000 है, 4% है, ईयर एंड पे 50 का रेट है, इतना आपका एक्सचेंज डिफरेंस जो इंटरेस्ट है ये तो कैपिटलाइज होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग, ठीक है ना। अच्छा एक्सचेंज डिफरेंस कितना बनेगा सर, $1000 का था, जिस दिन लिया था उस दिन 10 था, ईयर एंड पे 50 हो गया, तो ये मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है, एक्सचेंज लॉस बढ़ रहा है, एक्सचेंज लॉस हो गया। इसमें से कितना कैपिटलाइज कर सकता हूँ, कितना कैपिटलाइज कर सकता हूँ, उसके लिए क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग। इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग कितना बनता है सर, 40,000 का लोन लेता और रेट था 12%, माइनस कितना ऑलरेडी बन चुका है, तो इतना मैं एक्सचेंज डिफरेंस और कैपिटलाइज कर सकता हूँ, तो था कितना 10,000, तो 10,000 में से 2800 कैपिटलाइज हो जाएगा, तो बाकी पीएनएल में चला जाएगा 7200, तो टोटल कितना कैपिटलाइज हुआ 2000 तो वही, और 2800 का एक्सचेंज लॉस, तो टोटल 4800, मतलब इतने जितना कैपिटलाइज हो जाता है। एक नॉर्मल केस आया, जो अभी एग्जाम्पल करा है वैसा ही है। अच्छा इसी में वो कहते हैं, आप बताइए क्या होता अगर हमारा ईयर एंड पीरियड 41 होता, केस बी, अब तो 50 था ना, 41 होता, तो हमारा बोरिंग के ऊपर जो फॉरेन बोरिंग के ऊपर ब्याज है 1000 इंटू 4, ईयर एंड का रेट 41, तो इतना बनता हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग का जो कैपिटलाइज हो रहा है। एक्सचेंज लॉस कितना बनता मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है ₹1 के हिसाब से 1000। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग। इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग कितना है आपके पास में 4800, माइनस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बोरिंग कितना है 1640, तो अब इतना मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम है पर हाई भाई 1000। फिर से आपका एक्चुअल में एक्सचेंज डिफरेंस 1000 है, आप मैक्सिमम 3160 जितना एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज कर सकते हो, तो आप 1000 का 1000 पूरा कर दोगे ना, तो रिस्ट्रिक्टेड अनुसार, तभी वो पिछले वाला भी एक एग्जांपल करा था, यहाँ पे वही आ गया, तो आप वो मैक्सिमम निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो इतना आपका टोटल कैपिटलाइज हो जाएगा, 1640 भी और 1000 भी सारा, तो ये आ गया। क्या ये जो एग्जांपल सिखाया बिल्कुल वही पॉइंट यहाँ पे सीखा, यस वही सीखा। इसी में एक अब छोटी सी और बात करने जाता हूँ, कंसिडरिंग ये वाले केस को लेके चलना, केस ए वाला, केस ए में क्या था एक बार फिर से बात कर लो, चाहे 2000 था, 10,000 में से इतना कैपिटलाइज हो रहा था, इतना पीएल में जा रहा था, ये हमने सीखा था, तो 250 कैपिटलाइज हो गया, 4800 टोटल हो गया था, ठीक है जी। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम ऊपर में सीखने जा रहे हैं, केस ए वाला लेना है जब ईयर एंड का रेट 50 था, वो हो गया है साल, अब हम अगले साल पे जा रहे हैं, ये अच्छा है क्योंकि ऐसा आएगा ना तो क्वेश्चन 6-8 नंबर का बन जाएगा जब एक केस देगा। ईयर 1 में तो आपका ये हो चुका है, ईयर 1 में 50 के हिसाब से, अब जब अगला साल आएगा, लोन चल रहा है आपका क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो क्या करेंगे, उस केस में कहता है अगर एक्सचेंज रेट अगले साल के एंड पे जाके 48 है, तो पहले 40 था, 40 से 50 हुआ, 48 हो गया, अब इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग पे कितना बनेगा, लोन कितना था इंटू रेट इंटू अब 48 का ईयर एंड का, ये तो कैपिटलाइज होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस कितना आएगा सर, 1000 इंटू 50 से 48 हो गया, तो 2000 का एक्सचेंज गेन है। अरे सर आपने सिखाया था एक्सचेंज गेन तो पीएल में जाएगा, अरे अब सुनो, ये फर्स्ट ईयर का नहीं है, पहली बार का नहीं है, पिछले साल का एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज करा था, पिछले साल एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज करा था, तो अगर अगले साल अब एक्सचेंज गेन आ रहा है तो वो कहते हैं जितना आपने पिछले साल एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज करा था, एटलीस्ट उतने एक्सचेंज तक अगले साल के एक्सचेंज गेन को आप एसेट की कॉस्ट से माइनस कर दोगे, आप एसेट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आप पिछले साल एक्सचेंज लॉस ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हो, तो अगले साल अगर एक्सचेंज गेन आएगा तो जितना आपने पिछले साल एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज किया उतने एक्सटेंड तक आप एक्सचेंज गेन माइनस कर सकते हो। तो हमने 2800 किया था ना कैपिटलाइज, यस सर, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज लास्ट ईयर दैट इज 2800, ये हमारा एसेट की कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि माइनस हो जाएगा, तो कितना 2000, 2800 मत बोलना, 2800 तो मैक्सिमम है, तो पूरा 2000 का 2000 जो एक्सचेंज गेन है अब पीएनएल में नहीं जाएगा, अभी एसेट की कॉस्ट से कम किया जाएगा, एसेट की कॉस्ट से कम किया जाएगा। If there is any exchange gain in the next year, then it will reduce the borrowing cost in that year. To the exchange loss was treated as borrowing cost for that year. जितने exchange loss को हमने borrowing cost माना था लास्ट ईयर, यानी कि जितने कैपिटलाइज किया था उतने एक्सटेंड तक माइनस कर सकते। अगर इसी में अगले साल जाके रेट 44 हो जाता, तो 44 होता बेटा, तो हमारा इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो कैपिटलाइज होगा। एक्सचेंज गेन अब 50 से 44 होकर ₹6 का 6000 बन रहा है। अब क्या मैं बोल दूंगा पूरा 6000 एसेट की कॉस्ट में माइनस होगा, नहीं यार, हमने पिछले साल कैपिटलाइज ही 2800 किया था, तो हम रिवर्स भी तो 2800 ही करेंगे ना मैक्सिमम, तो टू द एक्सटेंट ऑफ जितना एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज किया था लास्ट ईयर दैट इज 2800, हम एसेट की कॉस्ट से माइनस करेंगे। हाँ, जो एक्सेस एक्सचेंज गेन है, अब एक्सेस एक्सचेंज गेन है वो पीएनएल में जाएगा,
वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है बात, वो पीएनएल में जाएगा ओवर एंड अबव जितना हमने पिछले साल किया था कैपिटलाइज, उतना तो फिर से एसेट की कॉस्ट से माइनस हो जाएगा ताकि पोजीशन नलिफाई होगी और बाकी एक्सचेंज गेन पीएनएल में चले जाएगा। ठीक है जी, यस सर। एक और केस है मजेदार, कहता है एक्सचेंज रेट ईयर एंड पे 44 है एंड पार्ट ऑफ द लोन रीपेड है, दैट इज $600 का लोन हमने रीपे कर दिया था 31 मार्च को, हमने $600 का लोन रीपे कर दिया था। अब बात समझना, हम कह रहे हैं $600 रीपे हो चुका है और एक्सचेंज रेट अगले साल के एंड पे 44 है। मुझे बताओ अगर $600 रीपे ही हो गया था लास्ट ईयर के एंड पे जाके, तो बचा ही कितना, $400 बचा ना, बचा कितना, $400, और ये हमारा रेट है 600 हम पे कर चुके थे लास्ट ईयर, वो तो खत्म होगी बात, वो तो खत्म होगी। इंटरेस्ट फॉरेन बोरिंग का तो $400 पे बनेगा, ये तो कैपिटलाइज होना ही होना है। अब एक्सचेंज गेन आएगा वो पर आएगा कितने पे, $400 पे तो आएगा ₹6 के हिसाब से 2400। अरे सर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हमने इंडिपेंडेंट केस है 2800 लास्ट ईयर कैपिटलाइज किया था ना, 2800 हमने ये बोला था ना यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे 2400 को 2400 क्या करो, एसेट की कॉस्ट से माइनस कर दो। नहीं भाई ध्यान से लॉजिक लगाओ, वो 2800 का जो एक्सचेंज डिफरेंस लास्ट ईयर बना था जो हमने कैपिटलाइज किया था, वो आपका $1000 के लोन पे बना था। अभी $400 का बचा है जिसका ये एक्सचेंज गेन आना है, तो प्रोपोर्शनेट निकालना है, तो $400 पे कितना बना, 1120, तो इतना एसेट की कॉस्ट से माइनस होगा और जो बाकी है वो आपका पीएनएल में जाना है। लॉजिक प्रोपोर्शनेट करने का है जब बचा ही लोन कम है। तो $1000 पे अगर आपका बन रहा था 2800, तो $400 पे कितना बनता है जो लास्ट ईयर कैपिटलाइज हो गया, उतने को एसेट की कॉस्ट से माइनस करेंगे, जो बाकी एक्सचेंज गेन है वो पीएनएल में। तो ये हमारा एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड जो भी पॉइंट था मैंने आपका सारा क्लियर कर दिया। ठीक है बात, यस सर। अब कुछ आपके पास बेटा 2 क्वेश्चंस और अच्छे वाले हैं, उनको मैं कराने जा रहा हूँ, अच्छे वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, डिफरेंट है थोड़े से, ठीक है ना। कहता है ना ग्रुप विद अ पेरेंट कंपनी पी, 3 सब्सिडरीज है विद द फॉलोइंग बिजनेस, 3 सब्सिडरीज आ रही बेटा एक पेरेंट कंपनी पी के अंदर में, ठीक है। एक रियल एस्टेट वाली, एक कंस्ट्रक्शन है, एक फाइनेंस कंपनी है। पेरेंट कंपनी की खुद की कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है बट परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस अपनी सब्सिडीज के लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन कैश मैनेजमेंट इन द ग्रुप क्वार्टरली सेंट्रली होती है। फाइनेंस कंपनी एक व्हीकल है आपका, सारी एंट्रीज इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो वो जनरल ज्ञान दे रहा था, मतलब इस ज्ञान की कोई लोड नहीं है, ये बस आपको बताना चाहिए पेरेंट और 3 सब्सिडरी। अब आपके पहले बताना जा रहा है रियल एस्टेट कंपनी ए के बारे में। अब इसके बारे में क्या बोला उसने, इसकी बोरिंग से 10 लाख रुपए की इंटरेस्ट रेट 7% के हिसाब से, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट पे कितना किया, 15,40,000, भाई खर्चा ज्यादा किया तो वही नहीं, वो तो अपने पैसे से किया, हम तो मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर पाएंगे, 10 लाख का 7% वगैरह जो भी आएगी। सारा कंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, अच्छा दूसरी वाली ने किया था इनके लिए काम, ठीक है ना। और उन्होंने जो बिलिंग करी थी उसमें 10% प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा हुआ है, तो आपस का प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा, देखो जो आपस का प्रॉफिट मार्जिन करना है उसके बाद मैं सीएफएस में करूंगा, एसएफएस के अंदर में जो स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमें लोड नहीं है। तो मेरे लिए सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे, हमारे पास जो है ना, हमें बताना है आपके पास में सबके लिए, मतलब इंडिविजुअली भी बताना है और फिर कंसोलिडेट में बताना है। पहले इंडिविजुअल की बात करता हूँ, तो रियल एस्टेट कंपनी के लिए बस सिंपल सी बात है, बोरिंग इतनी है, खर्चा इतने का हुआ, तो बोरिंग आपके 10 लाख 7% के हिसाब से खर्चा इतना है। जब खर्चा ज़्यादा किया बोरिंग से तो कैपिटलाइज तो आप इतना ही करोगे ना, 10 लाख का 7%, आप 15,40,000 का थोड़ा बोल दोगे क्योंकि तो अपने पैसे थे, हमने ये तो बोला था ना, बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करो कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है ना। तो इतना ही आपका मैक्सिमम कैपिटलाइज होगा जो आ रहा है, ठीक है ना, खर्चा ही ज़्यादा किया। अगला आता है बेटा कंस्ट्रक्शन कंपनी की बारी। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में क्या हो रहा है, कोई बोरिंग्स ही नहीं ली, मजे ही मजे, कोई बोरिंग ही नहीं है। तो जब बोरिंग ही नहीं है तो कैपिटलाइज क्यों करेंगे, वैसे बता रहा हूँ, कोई भी खर्चा हो गया अपनी तरफ से किया। फाइनेंस के 10 लाख का खर्चा क्वालिफाइंग एसेट पे अपने खुद के कैश रिसोर्स है, तो कैपिटलाइज ही नहीं होगा जब बोरिंग ही नहीं है। नो बोरिंग खर्चा किया 10 लाख का खुद के फंड से, कोई बोरिंग कॉस्ट ही नहीं है जो कैपिटलाइज होगी, जब बोरिंग ही नहीं है तो कैपिटलाइज क्यों करेंगे। तीसरा फाइनेंस कंपनी आ गई। फाइनेंस कंपनी ने बेटा आपका क्या बोला, वो कहता है उसने 20 लाख रुपए रेज करे थे 7% पे, एक्सटर्नली इशू किया लोन पेरेंट कंपनी को फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है 8%, लिया 7% पे, अपनी पेरेंट को दे दिया, आपके पास में कितने पे लोन दे दिया 8% पे, तो लोन लिया लोन दे दिया, ये तो क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं कर किया, तो लोन लिया आगे लोन दे दिया, वो तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं, लोन देना इज नॉट ए क्वालिफाइंग, वो कोई चीज़ बन थोड़ा ना रही है, बन के तैयार थोड़ा हो रही है। तो जब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही नहीं होगी, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअली हमने तीनों का कर दिया। नमस्कार, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट इन ग्रुप कंपनीज के केस में, स्टैंड अलोन में हर एंटिटी विद इन द ग्रुप अप्लाई करेगी प्रिंसिपल इंडिपेंडेंटली, बोरिंग कॉस्ट स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो होगा वही कैपिटलाइज किया जाएगा, इंडिविजुअली तीनों अलग अलग है, तीनों पे अलग अलग रूल लगा। अब बात आती है पेरेंट वाली, जो मेन सिखाना है, जो मेन सिखाना है पेरेंट कंपनी, जब सीएफएस की बात करें तो बेटा हमारे लिए अब ये 3 अलग अलग नहीं है, तीनों एक है, तीनों एक है। अब आपने ऐसा ग्रुप देखना है, अब आपने ऐसा ग्रुप देखना है कितनी बोरिंग्स कितना खर्चा किया। तो बेटो देखो बोरिंग कितनी है, एक ये थी 10 लाख की 7%, इसकी तो थी नहीं,
और एक है 20 लाख की 7%, तो ये एक 10 लाख की 7%, 20 लाख की 7%, तो ऑब्वियसली वेटेड एवरेज रेट निकालोगे तो वो 7% ही बनेगा, तो 30 लाख की बोरिंग है, ठीक है। और खर्चा कितना किया, एक ये खर्चा किया, एक ये खर्चा किया 10 लाख का, तो एक 15,40,000 का और एक 10 लाख का है, तो 15,40,000 का था और एक 10 लाख का था। बट एक चीज याद रखना, जब आप अपने पास इकट्ठे मिलोगे तो भाई आपस का प्रॉफिट मार्जिन भी तो एलिमिनेट करोगे ना। ये 15,40,000 जो था क्वेश्चन में साहब बोला था, इसमें 10% प्रॉफिट मार्जिन आपस का जुड़ा हुआ है, तो एलिमिनेट करके लेने का है। तो एलिमिनेट जब करके लोगे तो 10% प्रॉफिट जुड़ने का मतलब क्या है, 100 की चीज 110 पे बिल्ड है, तो इसे 100/110 कर दोगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी विच इज 14 लाख, क्योंकि कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट टू द ग्रुप, कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना, तो अनलाइज प्रॉफिट जो होता है एलिमिनेट करने की बात करी तो वो चीज आ गई। तो कॉस्ट हमारी 14 लाख है और एक 10 लाख का तो ये था ही जो आपके पास एक और किया था, 10 लाख ही है, इसकी हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया, वो जो 10% प्रॉफिट जुड़ा हुआ था वो माइनस करके 14 लाख आ गया, तो ये खर्चा किया। अब आपके लिए क्या है, 30 लाख की बोरिंग है, 7% ही रेट है क्योंकि वेटेड एवरेज और बोरिंग करी है और खर्चा किया 24 लाख का, तो कितना कैपिटलाइज कर दोगे, 24 लाख का 7%, इतना 24 लाख का 7%, क्योंकि ऑब्वियसली खर्चा कम है बोरिंग ज़्यादा है। तब ऐसे इकट्ठे देख रहे पूरा कंपनी पूरा ग्रुप ऐसा हो, इंडिविजुअली नहीं देख रहे। यहाँ पे वही लिखा है CFS में, बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द बोरिंग्स एंड ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट अक्रॉस ग्रुप्स। पूरे ग्रुप में देखना है कितना खर्चा क्वालिफाइंग एसेट पे, कितनी बोरिंग। कोई भी इंटर कंपनी प्रॉफिट अगर इंक्लूडेड है तो उसे एलिमिनेट कर देना, कोई भी इंटर कंपनी प्रॉफिट है तो उसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया है, एलिमिनेट करके देखा था, ठीक है ना। तो ये अच्छा पॉइंट है। देखो SFS वाला आसान था, CFS वाला ध्यान देने वाला था, ठीक है ना। देन वन मोर क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, एग्जामिन हाउ विल यू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट व्हेन क्वालिफाइंग एसेट्स आर फंडेड बाय द बोरिंग्स इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट डिस्काउंट। बॉन्ड्स वगैरह अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, डिवेंचर वगैरह, तो मैंने एक स्टार्टिंग बोला था भाई है तो वो भी आपके पास बोरिंग कॉस्ट का पार्ट, पर उसमें कैसे निकालेंगे वो चीज़ को सीखने जा रहे हैं। इसमें ना थोड़ा सा आपके पास में क्या इंडेक्स 109 पे आ जाएगा, तो उसकी भी चर्चा हो जाएगी, ठीक है ना। कहता है वाई लिमिटेड ने इशू किया था पहले साल के बिगनिंग में 10% इंटरेस्ट दे रहे एनुअली, मेच्योरिटी पीरियड है 4 साल बाद, बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 2 लाख, डिस्काउंट 10% पे, टू फाइनेंस अ क्वालिफाइंग एसेट के लिए। ऑब्वियसली क्वालिफाइंग एसेट के लोगे तभी तो इस स्टैंडर्ड के अंदर में हम उसकी बोरिंग कॉस्ट की बात करेंगे, जो रेडी फॉर यूज कब हो रहा है, पर एंड ऑफ ईयर 2, रेडी फॉर यूज सेकंड ईयर के एंड पे हो रहा है, ठीक है जी। बताओ कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे अगर हम मोटाइज करते हैं डिस्काउंट को यूजिंग EIR दे दिया, कितना है 13.39। देखो वैसे भी EIR अलग ही होगा, बताओ क्यों सर, क्योंकि डिस्काउंट है ना, तो ऑब्वियसली ये 10% तो आपका कूपन रेट है एक प्रकार से, 13.39 वो उसके अंदर डिस्काउंट भी आ जाता है, तो EIR वो निकालना हमने सीखा हुआ अपने पास 109 में, ठीक है। कूपन रेट 10 है, EIR 13.39 निकाल भी सकते थे खुद। अब क्या करते हैं, स्टेप्स लगाए थे 109 के। पहला स्टेप जैसे कैश फ्लो लिख दिए, क्या ईयर 1 बिगनिंग पे हमें 10% डिस्काउंट के बाद पैसा मिला था, तो इनफ्लो इतने का आ रहा है। फिर हर साल हमने क्या देना है सर, इंटरेस्ट देना है, किस पे दोगे, फेस वैल्यू पे, तो 2 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 20,000 देना है 4 साल, और लास्ट में जाके हमने 2 लाख रुपए रीपे कर देना। ये आपके कैश फ्लोस आ गए। सेकंड स्टेप में क्या है, आपके पास में फाइनेंशियल एबिलिटी, जो ट्रांजेक्शन प्राइस आपके पास बन जाएगा, जो कि कितना है 2 लाख माइनस 10% करके बेटा 180, ठीक है ना। वो सीधा ट्रांजेक्शन प्राइस इक्वल टू आपके पास में जो फेयर वैल्यू बन रही है वो आपके पास निकल के आगे 180। आप हमें यहाँ पर वह जरूरत नहीं है, अगर आप कंप्यूट भी करके निकालोगे ना, अगर आप इन कैश फ्लोज को 13.39% पे डिस्काउंट भी करके निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो इतनी ही आएगी, क्योंकि वो रेट ही उससे नहीं आना है। निकाला जाए तो निकाल सकते हो, पर वो ऑब्वियसली आपके पास वही आ रहा है, ठीक है ना। अब आपने टेबल बनाना है, टेबल में याद रखना 180 से चालू करने का, और वो EIR पे निकलेगा, तो 180 EIR इतनी इतनी रीपेमेंट करते जा रहे हो, टेबल आपका 4 सालों का बन जाएगा। मैंने बनाया 4 सालों का है, वैसे यहाँ रिक्वायर्ड 2 ही सालों का है, क्योंकि उसने बोला था 2 साल बाद जाके तो आपका रेडी फॉर यूज हो गया, तो 2 ही सालों का जो एक्चुअल में है ना बेटा इंटरेस्ट, वो कैपिटलाइज होना है, बाकी 2 सालों का ऑब्वियसली कैपिटलाइज नहीं होगा। तो कैपिटलाइज कितना होगा, पहले 2 सालों का, तो आपको एग्जाम में अगर आता है तो टेबल 2 सालों, क्योंकि वो पूछ ही रहा है कितना कैपिटलाइज होगा, तो वो बेटा हमेशा याद रखना, जो आपके पास में हमारे लिए जो फेयर वैल्यू है उस पर EIR के हिसाब से जो निकलता है वो एक्चुअल आपका फाइनेंस कॉस्ट है, जो यहाँ पर में बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बन के कैपिटलाइज होने की बात हो रही है। जो कैपिटलाइज होना है वो ये होना है 2 सालों का, तो इसलिए आपके पास में ये वाला पॉइंट आ जाता है, ये वाला पॉइंट आता है। तो मैंने ना इसको यहाँ पे लिखा हुआ भी क्वेश्चन की रेफरेंस भी मैं बच्चों को ले देता हूँ। अगर बोरिंग कॉस्ट इन द नेचर ऑफ बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट है, तो EIR एज पर 109 को कंसिडर करेंगे बोरिंग कॉस्ट के लिए, ना कि कूपन रेट को, क्योंकि EIR में वो सब जुड़ जाता है ना। तभी तो डिस्काउंट भी तो एक्चुअली पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट हो गया ना, इट इज नॉट ओनली इंटरेस्ट, इट इज द अदर कॉस्ट एज वेल। तो डिस्काउंट भी लॉजिकली EIR का पार्ट है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली फाइनेंस कॉस्ट होते हुए आपका बोरिंग कॉस्ट में जाके कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो आपके उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है।
ना इसके साथ में हमने बेटा जितनी बातें थी ना, बाकी तो जनरल छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स है, कहाँ नहीं लगता है आपके पास में, ठीक है ना। और मैंने बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए पढ़ दिए। या एक आपके पास एक जनरल पॉइंट है मैच्योरिंग इन्वेंट्रीज का, वो आसान है, उसमें एग्जांपल एक विस्की का लिया हुआ है। फिर समय के साथ साथ आपके उसमें क्या होती जाती है, और ज़्यादा आपके पास बेटर होती जाती है, तो उसमें बस वो एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये जनरल बातें हैं, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड ना पूरे का पूरा मतलब जो है ये इंडेक्स 23 मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। अगर मैं बोलूँ 1.25 घंटे के अंदर में आपकी जो रिवीजन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें अंदर बेटा मैंने आपका 100% कॉन्सेप्चुअली सारी बातें प्लस जितने भी बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी जिनमें भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे करा दिए बेटा, सारे के सारे। एंड होपफुली आपका अच्छे तरीके से ये स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया होगा और आप बच्चे अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, लास्ट लेवल है, ठीक है ना। इतनी मेहनत की आज तक, अब आके नहीं रुकना, अब पूरी जी जान लगा देनी है, ठीक है ना। और सीए बन के दिखाना है, सपना पूरा करना है अपना, अपने घर वालों का, ठीक है ना, और करके दिखाना है, ठीक है ना। तो इसी शिद्दत से, इसी अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करते चलो। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही बच्चे, मतलब जो ये आपका जो आपके लिए रिवीजन वीडियोस वगैरह है, जो भी आप कंटेंट अपने पास में, वो उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं एंड ये आपको बेनिफिशियल भी है। एंड आप अपने पास ये बन के दिखाएंगे, ठीक है ना। जस्ट ऐसी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, मिलते आगे। एंड मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, नोट्स वगैरह के लिए जो भी है बेटा घबराने की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बेटा आपके पास में देखने को मिल जाएगा जो टेलीग्राम का लिंक है, उसे क्लिक करेंगे, वहाँ पर मैं आपको इसके नोट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, घबराइए मत। और आपकी प्लेलिस्ट वगैरह भी बनी हुई है जिसमें सारी वीडियोस और भी इंडिया की जितनी भी आज तक हो चुकी है आगे आती रहेगी, तो वो एक ही प्लेलिस्ट में आपके पास आती जा रही है, ठीक है। तो आप लोग अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूँगा, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। तो खुश रहे, स्वस्थ रहे और सीखते रहे मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं आगे, बाय बाय।